नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 3 रखा है समावयवता का। लेक्चर नंबर 1, 2 समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। लेक्चर नंबर 1 में तो हम लोगों ने संरचनात्मक समावयवता की बात करी थी मेनली। लेक्चर नंबर 2 में अणुसूत्र दिया हो तो किस तरह से संरचनात्मक समावयवी बनाने वो बताया था, और जिस तरह की स्टेप्स मैंने फॉलो करी थी अगर आप फॉलो करोगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, किसी भी संरचनात्मक समावयवी कितने बन सकते हैं उसके लिए, तो जो सबसे अधिकतम वाला ऑप्शन हो उससे ज़्यादा तो बन ही नहीं सकता, है ना। तो वो देख के उत्तर बना लो, रिपीट हो रहे हो तो काट दो, बात समझ गए आप। फिर अपन लोगों ने ज्यामितीय समावयवता की नींव रख दी थी कि ज्यामितीय समावयवी किस तरीके से यौगिक के अंदर हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी उसमें, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होनी चाहिए। किसी घूर्णन प्रतिबंधित इकाई के सापेक्ष अगर सामान्य परिस्थिति में 2 आइटम नहीं बदल पा रहे हैं तो वो एक दूसरे के क्या होंगे, ज्यामितीय समावयवी होंगे। बात समझ गए। आज के लेक्चर में हम लोग ज्यामितीय समावयवता का भाग 2 देखेंगे। ज्यामितीय समावयवता थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही आसान है, लल्लू प्रकार का है, ठीक है ना। आओ जरा, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया था, देख लो आप, ये कोई नई चीज नहीं लिखी हुई, पहले वाली चीज है, लास्ट क्लास की स्लाइड है, ध्यान से देखना। इसमें मैंने आपको बोला था कि सिग्मा बंध के सापेक्ष मुक्त घूर्णन होता है क्योंकि अतिव्यापन क्षेत्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे सिलेंडर को घुमाता है तो सिलेंडर का शेप थोड़ी ना बदलता है, समझ गए। लेकिन यहां पर ये जो द्विबंध है ये कैसा है, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, और यहां अतिव्यापन क्षेत्र में फर्क पड़ेगा अगर आप इस मेथिल को ऊपर और हाइड्रोजन को नीचे लेके जाओगे, यही बात बोली थी। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के क्या थे, ज्यामितीय समावयवी थे। अब मैं आपको ये स्लाइड क्यों दिखा रहा हूं पिछली क्लास वाली, क्योंकि यहीं से चैप्टर को कनेक्ट करेंगे ना, मतलब इसी से आगे की बातों को कनेक्ट करेंगे। ज्यामितीय समावयवता होने के लिए क्या परिस्थितियां होनी चाहिए वो यहां से पता चलेगी। सबसे पहली परिस्थिति तो घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होनी चाहिए, उसके बिना तो परिभाषा ही अधूरी थी। सबसे पहली चीज जीआई शो करने के लिए, अब जीआई बोलूंगा, है ना, ज्यामितीय समावयवता बहुत बड़ा हो जाता है। पहली चीज जीआई शो करने के लिए क्या चाहिए, जीआई दिखाने के लिए क्या चाहिए, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई चाहिए, उसके बिना तो जीआई होगा ही नहीं, समझ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो कार्बन और कार्बन लगे हैं ना, इसको बोलते हैं टर्मिनल संयोजक, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल परमाणु, है ना, टर्मिनल परमाणु बोलते हैं। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, ये टर्मिनल परमाणु है। इन टर्मिनल परमाणुओं से जुड़ी हुई संयोजकता को ज्यामितीय संयोजकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्यामितीय संयोजकता, या फिर हम इनको टर्मिनल संयोजकता भी बोल सकते हैं। मतलब ये जो हाइड्रोजन और मेथिल है, ये हाइड्रोजन और मेथिल है, इनको हम टर्मिनल संयोजकता भी बोल सकते हैं, ज्यामितीय संयोजकता भी बोल सकते हैं। इस परमाणु से जुड़ी दोनों टर्मिनल संयोजकता भिन्न होनी चाहिए, इस परमाणु से जुड़ी दोनों टर्मिनल संयोजकता भिन्न होनी चाहिए। ये दोनों समान हो सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, लेकिन एक परमाणु से जुड़ी, इस घूर्णन प्रतिबंधित इकाई के एक परमाणु से जुड़ी 2 टर्मिनल संयोजकता, ये दोनों या ज्यामितीय संयोजकता भिन्न होनी चाहिए। बात समझ के, चाहिए हो चाहे वो। दूसरी ये परिस्थिति होगी, चौड़ में देखें, चौड़ में देखें, टेंशन मत लो, अभी तो मोटा मोटा बता रहा हूं, चौड़ में एक एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा, टेंशन मत लो आप, बढ़िया से एग्जाम्पल करके देखेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर ऊपर वाली 2 कंडीशन से भी चीजें क्लियर नहीं हो रही हो तो तीसरी इंपॉर्टेंट परिस्थिति, तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जहां से हमारा ज्यामितीय समावयवता सबसे मेन मुद्दा रखता है वो है L1 नॉट इक्वल टू L2। आकाशीय दूरी इन ज्यामितीय संयोजकताओं में, ये ज्यामितीय संयोजकता, ये ज्यामितीय संयोजकता, या ये टर्मिनल संयोजकता, ये टर्मिनल संयोजकता, कुछ भी बोल लो, आकाशीय दूरी भिन्न होनी चाहिए। मतलब ये L1 और ये L2 भिन्न आना चाहिए, समान नहीं आना चाहिए। अगर ये समान आ गया तो चाहे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई हो चाहे टर्मिनल संयोजकता भिन्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ना, जीआई नहीं होगा। अगर ये 3 परिस्थिति आपको देखने को मिल जाए, पक्का पक्का जीआई है, नहीं मिले तो जीआई नहीं है। समझ गए क्या आप बात को, इतनी सी बात है, क्लियर। ये लास्ट क्लास में बताया था आपको, सिस और ट्रांस वाली बात है ना। एक तरफ समान समूह आ जाए तो सिस होगा, विपरीत तरफ आ जाए तो ट्रांस होगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता दिया था। यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो जीआई थे, ज्यामितीय समावयवी थे, उनके भौतिकी या रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। मैंने बॉइलिंग पॉइंट को अलग करके बताया था, मैंने आपको मेल्टिंग पॉइंट को यानी कि गलनांक बिंदु को भी अलग करके बताया था। यानी कि ज्यामितीय समावयवी के क्या अलग होते हैं, भौतिकी गुणधर्म तो अलग होते ही है, रासायनिक भी अलग होता है, लेकिन रासायनिक हम तब देखेंगे जब हम अभिक्रिया पढ़ रहे होंगे, अभी थोड़ा ना अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुणधर्म मेनली अभिक्रिया की वजह से आते हैं, ठीक है ना। तो ज्यामितीय समावयवियों के भौतिकी और रासायनिक गुणधर्म कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। बात समझ गया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, ये तो पुरानी बातें हो गई, है ना। तो सबसे पहली चीज तो एक चीज इंपॉर्टेंट वो लिख ही लो ना, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करके लिख लो, नोट करके एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो ना।
क्या लिखोगे बताओ? ज्यामितीय समावयवियों के भौतिकी एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। जीआई के, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के भौतिकी यानी कि फिजिकल एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज, भिन्न होते हैं। समझ गए? जीआई के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म भिन्न होते हैं, बात प्रूव कर चुका था। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जीआई की कंडीशन, जीआई की परिस्थितियां, वही तो देखना हमें आज, उसी पे खेलेंगे आज सारा सारा। आओ जरा, जीआई के लिए परिस्थितियां, जीआई कब होगा? जीआई के लिए परिस्थितियां यानी कि जीआई कब होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। आज का मुद्दा यही है हमारा, आज का मुद्दा हमारा यही है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट होनी चाहिए। मैं अंग्रेजी भी बोल रहा हूं, मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, क्योंकि अंग्रेजी का मैं बहुत सहारा लूंगा आज। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यूनिट होनी चाहिए, यानी कि घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होनी चाहिए। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होनी चाहिए ज्यामितीय समावता दर्शाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। अगर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई नहीं है तो ज्यामितीय समावता हो ही नहीं सकता, जीआई हो ही नहीं सकता। अब मैं इसको इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मैं शॉर्ट में आरआर लिखूंगा इसको। जहां पर भी घूर्णन प्रतिबंधित इकाई मुझे दिखानी होगी, मैं उसको शॉर्ट में क्या लिख दूंगा मेरे दोस्त? आर आर लिख दूंगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, आर आर। समझ गया? समय बचाएंगे ना, समय बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। ये भी अंग्रेजी में लिख रहा हूं, अभी बताता हूं क्यों, और हिंदी में भी लिख दूंगा। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि टर्मिनल संयोजकताएं, जो मैंने बोला था ना आपको, ज्यामितीय संयोजकता और टर्मिनल संयोजकता, अभी दिखाया था। टर्मिनल संयोजकता कैसी होनी चाहिए मेरे दोस्त? टर्मिनल संयोजकताएं भिन्न होनी चाहिए। टर्मिनल संयोजकताएं कैसी होनी चाहिए? भिन्न। अब इसको क्यों लिखा मैंने अंग्रेजी में? क्योंकि इसका भी शॉर्ट यूज करूंगा, टीवीडी। टीवीडी, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट। समझ गया? जल्दी हो जाएगा ना काम। तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होना चाहिए। एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए, यानी कि आकाशीय दूरी भिन्न होनी चाहिए। आकाशीय दूरी भिन्न होनी चाहिए। ये कौन सी बात हो गई? ये वो वाली बात हो गई जो L1 नॉट इक्वल टू L2 की बात करी थी। मैं आरआर लिखूंगा, टीवीडी लिखूंगा और L1 नॉट इक्वल टू L2 लिखूंगा। समझ जाओगे आप? अगर ये तीनों हैं तो जीआई होंगे, तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो जीआई नहीं होंगे। हमें ये तीन परिस्थितियां हर एक अणु के लिए, हर एक यौगिक के लिए चेक करनी पड़ेगी, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि वो जीआई दर्शा सकता है या जीआई नहीं दर्शा सकता। अगर ये तीनों परिस्थितियां भरपूर रूप से आ रही होगी तो जीआई होगा, वरना नहीं होगा। समझ गया? नोट कर लो उसको। फिर हम पहली परिस्थिति को चौड़ में देखेंगे, फिर दूसरी परिस्थिति को चौड़ में देखेंगे, फिर तीसरी को चौड़ में देखेंगे। तीसरी और दूसरी कंबाइन होके चलेगी, दूसरी तीसरी तो एक साथ ही चल जाएगी। समझ गया? नोट कर लिया क्या? पोज करके करना है, पोज करके नोट करना है। बात समझ गए क्या? पोज करके नोट करना है यार। ऐसे तो अब देखो, कंटेंट चाहिए तो फिर थोड़ी बहुत मेरी भी बात माननी चाहिए ना, माननी पड़ेगी ना आपको। सबसे पहली परिस्थिति को चौड़ में पढ़ते हैं। सबसे पहली परिस्थिति क्या है? घूर्णन प्रतिबंधित इकाई। यौगिक में घूर्णन प्रतिबंधित इकाई किस किस रूप में हो सकती है, यानी कि रोटेशन किस किस रूप में रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है, वो देख लेते हैं ना, कि घूर्णन प्रतिबंधित इकाई किस किस रूप में आ सकती है यौगिक के अंदर। पहला देखो आप, द्विबंध और त्रिबंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित इकाई आपको देखने को मिलेगी। द्विबंध तो आप समझ ही गए, दो, और द्विबंध में अगर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है तो त्रिबंध में भी होगी, ट्रिपल बॉन्ड में भी होगी। समझ गए? तो पहला क्या है? द्विबंध एवं त्रिबंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होती है ना? द्विबंध एवं त्रिबंध, द्विबंध के साथ है, ये द्विबंध होता है, ये त्रिबंध होता है। बात समझ गए? सबसे पहली कंडीशन क्या है? द्विबंध और त्रिबंध के सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होती है, ठीक है ना? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, त्रिबंध कभी भी जीआई नहीं दर्शा सकता। त्रिबंध कभी भी जीआई नहीं दर्शाता, क्योंकि
उसमें L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पाता, L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आता, या आ पाता लिखते हैं ना, आ पाता, है ना। मैं आपको कंडीशन बताता जा रहा हूं और काटता भी जाऊंगा, है ना। त्रिबंध है, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई तो है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके सापेक्ष कभी जीआई हो नहीं सकता। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई तो है, रोटेशन तो रेस्ट्रिक्ट है, लेकिन जीआई नहीं हो सकता। पता है क्यों? देखना जरा ध्यान से, ये कहा गो, देखना जरा ध्यान से। अरे भैया कहाँ रो है ये, क्या करें, इसको क्लोज कर देते हैं, चल बे। ये क्या हो गया भाई, आज कहाँ हो रहा है ये। सी ट्रिपल बॉन्ड सी, मान लो मैंने यहां पर और यहां पर, मान लो मैंने यहां Br लगा दिया और यहां Cl लगा दिया, इस तरह से त्रिबंध के सापेक्ष देख लेते हैं ना। अब जब मैं L1 और L2 नापने जाऊंगा तो इस Br से इस क्लोरीन की दूरी नापूंगा तो कितनी आएगी, L1, और अगर मैं इस क्लोरीन से Br की दूरी नापूंगा तो कितनी आएगी, L2। क्या L1 और L2 बराबर है? क्या मैं इसको ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकता हूं? नहीं, ये रेखीय यौगिक है, तो जितनी L1 आ रही होगी उतनी L2 आ रही होगी, तो L1 नॉट इक्वल टू L2 कभी नहीं आ पाएगा, इसलिए कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता। यानी कि त्रिबंध कभी भी जीआई शो नहीं कर सकता। क्या द्विबंध कर सकता है? हाँ कर सकता है, द्विबंध तो चौड़ में करेगा, त्रिबंध कभी नहीं करेगा। अब द्विबंध में कैसे कैसे हमें घूर्णन प्रतिबंधित इकाई देखने को मिल सकती है, किस किस तरह के मिलेंगे, देखना जरा। केवल हमें वो आइटम देखने हैं जिसमें मौजूद होगी, त्रिबंध में तो कभी नहीं हो सकती, एक बात तो समझ में आ गई। द्विबंध में क्या क्या मिल सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध मिल सकता है, फिर यहां पर जो भी संयोजकता लगी होगी उसके हिसाब से खेलेंगे अगली परिस्थितियों में। और कैसे मिल सकता है, ये कोमा है, बहुत सारे लोग तो उसको बंदी समझ लेते हैं, कोमा है, बात समझ गए। एक मैंने आपको चार्ट बनवाया था ना वो समावेवता का, उसमें शायद मैंने उसको विन्यास समावेवी को विवृम लिख दिया था, तो वो आप सही कर लेना, भूल चूक लेनी देनी, है ना। बोलते वक्त अलग हो जाता है, लिखते वक्त अलग हो जाता है, कभी कभी हो ही जाता है ना ऐसा। कार्बन द्विबंध नाइट्रोजन, और यहां लोन पेयर, और यहां पर कोई संयोजकता होगी, ठीक है। और कैसे हो सकता है, नाइट्रोजन द्विबंध नाइट्रोजन, इस तरह से भी आपको मिल सकता है। इन तरीके से द्विबंध में आपको जीआई के लिए घूर्णन प्रतिबंधित इकाई देखने को मिलेगी, इन तरीकों से। अभी एग्जांपल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो द्विबंध और त्रिबंध दोनों में घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होती है, लेकिन त्रिबंध हमारे किसी काम का नहीं है, द्विबंध हमारे काम का है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एक परिस्थिति तो क्लियर हो गई कि इनके सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि जीआई दिखाएंगे, मैं कह रहा हूं कि पहली चीज तो क्लियर है कि इनमें घूर्णन प्रतिबंधित इकाई तो है, किसके रूप में है, द्विबंध के रूप में। कैसे कैसे आ सकती है, कार्बन कार्बन के बीच में आ सकती है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आ सकती है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। अभी दो परिस्थिति और बच रही है ना, उनको चेक करेंगे। ये तो फ्री हो गया पहली, लेकिन ये फ्री नहीं होंगे इतनी आसानी से, समझ गए। तो पहला क्या है, द्विबंध और त्रिबंध के सापेक्ष आपको घूर्णन प्रतिबंधित इकाई देखने को मिल सकता है। त्रिबंध कभी नहीं दिखाएगा, द्विबंध दिखाएगा। किन किन रूप में दिखाएगा, इन रूप में दिखाएगा। समझ गया आप, नोट कर लो फटाफट। फिर सेकंड केस बताता हूं कैसे आ सकता है, सेकंड केस बताता हूं कैसे आ सकता है। अरे ये तो दिखा रखा है ना, हाइड्रोजन मेथिल, हाइड्रोजन मेथिल, समझ गए ना। मेथिल ऊपर हाइड्रोजन जो सिस ट्रांस बना सकता है, वो भी सिस ट्रांस, वो भी सिस ट्रांस बना सकता है, ठीक है। चलें आगे, दूसरा देखो, दूसरा कैसे आ सकता है। वलय में सिग्मा बंध के सापेक्ष, वलय में सिग्मा बंध के सापेक्ष भी आपका क्या हो सकता है मेरे दोस्त, वलय में सिग्मा बंध के सापेक्ष भी आपका क्या हो सकता है, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई हो सकती है। कैसे, ऐसे आओ उधर। ये वलय है, 3 सदस्य की हो सकती है, 4 सदस्य की हो सकती है, 5 की हो सकती है, 6 की हो सकती है, कितने की भी हो सकती है, इस तरह से। इसमें जो ये सिग्मा बंध है ना, इस सिग्मा बंध के सापेक्ष, मतलब आप तो इस वलय को ही घूर्णन प्रतिबंधित इकाई मान लो, इस पूरे वलय को ही घूर्णन प्रतिबंधित इकाई मान सकते हो। देखो कैसे, देखना जरा, देखना जरा कैसे। मान लो इसके अंदर मैंने यहां पर इस तरह से H और इस तरह से Cl लगा दिया, इस तरह से H और इस तरह से Cl लगा दिया, समझ गया। इस तरह से H, इस तरह से Cl, इस तरह से H, इस तरह से sp3 है ना। sp3 में दो संयोजकता दो बोर्ड के तल में रहती है, एक आपकी तरफ जो वेज होता है, एक आपसे दूर दो डैश होता है। मैंने उस वेज को भरा नहीं, टाइम ज्यादा लगता है ना, समय खराब होता है, कोई मतलब नहीं। तो दोनों हाइड्रोजन समान तरफ आ रहे हैं, इस कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन समान तरफ आ रहे हैं, ये क्या होगा, सिस होगा। समझना बात को ध्यान से।
अगर मान लो मैं हाइड्रोजन यहीं लिखता हूं, क्लोरीन यहां लिखता हूं, और यहां क्लोरीन लिख देता हूं, यहां हाइड्रोजन लिख देता हूं इस तरह से, क्या मैं इस क्लोरीन को इस हाइड्रोजन पर बिना इस कार्बन क्लोरीन के बंध को तोड़ के ला सकता हूं क्या? नहीं। या तो मैं कार्बन क्लोरीन का बंध तोड़ूं या मैं इस वलय को तोड़ूं। भाई अगर मुझे इसको इसमें बदलना है, मुझे इसको इसमें बदलना है, समझना बात को ध्यान से, तो यहां पर इसको मोड़ा मैंने, ऐसे मोड़ा ना, ऐसे मोड़ा, क्लोरीन इधर आ गया, हाइड्रोजन उधर आ गया, ऐसे मोड़ दिया, क्लोरीन इधर, हाइड्रोजन उधर, ऐसे मोड़ दिया। तो ऐसे मोड़ तो सकता नहीं, अगर ऐसे मोड़ सकता तो ये वलय टूटेगी, और अगर वलय सामान्य परिस्थिति में टूट सकती तो बनती ही क्यों? वलय सामान्य परिस्थिति में टूट सकती तो बनती ही क्यों? टूट तो जाएगी, जबरदस्ती करोगे तो क्या नहीं टूट सकता? सब टूट सकता है, लेकिन सामान्य परिस्थिति में नहीं टूट सकता। यानी कि वलय अपने आप में क्या है? घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है। कोई भी दो परमाणु पकड़ लो वलय के, सब में यही चीजें होंगी। कोई भी दो परमाणु पकड़ लो, सब में यही चीजें होंगी। यानी कि वलय अपने आप में कैसी है? घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है। अब हाइड्रोजन कैसे हो गए? विपरीत दिशा में हो गए। ये क्या हो गया? ट्रांस। एक दूसरे में अंतर परिवर्तित नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे के ज्यामितीय समावेवी हैं। या तो वलय टूटेगी या कार्बन क्लोरीन का बंध टूटेगा, जो कि सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं है। इसलिए ये वलय कैसी है? घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, क्योंकि अगर ये टूट सकती होती तो बनती नहीं। बात समझ गए क्या? तो आप इसके सापेक्ष घूर्णन प्रतिबंधित इकाई, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष, किसी के भी सापेक्ष दिखा सकते हो, है ना? ये सब घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, किसी भी दो परमाणु के सापेक्ष, ठीक है? सब घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, क्योंकि आप इस पर संयोजकता लगाओगे, उसको अल्टी पल्टी करोगे, तो आपको वलय को तोड़ना पड़ेगा, वलय टूटेगी नहीं, या फिर उस बंध को तोड़ना पड़ेगा, वो भी नहीं टूटेगा। और कैसे आ सकता है? और कैसे आ सकता है? और देखो, अगर मान लो आपको ये चीज समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी। अगर मान लो आपको ये चीज नहीं क्लियर हो रही है, नहीं देख पा रहे हो, नहीं सोच पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। अभी लेक्चर चालू हुआ है, खत्म तो नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज, ठीक है? सब्र रखो, है ना? इसी लेक्चर में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। आप खुद चिक चिक के बोलोगे, देखो सर ये तो जीआई दिखाता है, सर ये तो जीआई दिखाता है ना? आप खुद चिक चिक के बोलोगे, टेंशन मत लो, ठीक है ना? तीसरा कैसे? बहुफेनिल के सापेक्ष, बहुफेनिल के सापेक्ष भी आपका घूर्णन जो होता है वो प्रतिबंधित होता है। बहुफेनिल मतलब पॉलीफिनाइल, बहुफेनिल मतलब पॉलीफिनाइल, इसके सापेक्ष भी आपका क्या होता है? घूर्णन प्रतिबंधित होता है, ठीक है? कैसे देखना जरा, मैं यहां पे फेनिल बना रहा हूं दो, एक फेनिल ये बना दी और एक फेनिल ये बना दी, ठीक है? और यहां पर भी बना रहा हूं, एक फेनिल ये बना दी और एक फेनिल ये बना दी। यहां तो मैं लगा रहा हूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। यहां मैं लगा रहा हूं जीवन, या जीवन भी हटाओ, चलो जीवन लगा लो, जीवन, G2, जीवन और ये G2, ठीक है? अब सुनना जरा ध्यान से, ध्यान से सुनने वाली बातें हैं और कुछ भी नहीं है। कैसे कैसे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई आ सकती है? हमें तो ये साबित करना है कि मुक्त घूर्णन नहीं है। मुक्त घूर्णन नहीं है तो घूर्णन प्रतिबंधित है, ठीक है? अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये नन्हे मुन्ने से हैं। कैसे हैं? छोटे छोटे से बच्चे, छोटे छोटे से, हाइड्रोजन छोटे से होता है, हाइड्रोजन छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं, ठीक है? तो ये फेनिल और ये फेनिल एक ही तल में रहेगी, ये दोनों फेनिल जो है एक तल में रहेगी। ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे को कोई विकर्षण नहीं लगा रहे। यहां पर ये जो सिग्मा बंध है ना, इसके सापेक्ष आराम से घूर्णन हो सकता है। ये वलय आराम से एक तल में भी रह सकती है, यूं घूम भी सकती है, पूरी यूं घूम के ऐसे घूम जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा बंध के सापेक्ष आपको पता ही है मुक्त घूर्णन होता है, कोई तकलीफ परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं है, आराम से घूमती रहेगी। यानी कि इस केस में घूर्णन कैसा है? मुक्त घूर्णन है, यानी कि फ्री रोटेशन है। मुक्त घूर्णन है यानी कि फ्री रोटेशन है। ये दोनों फेनिल कोप्लेनर है, मतलब एक ही तल में है। कोप्लेनर का मतलब समतलीय, मतलब एक ही तल में है। पूरा मामला कैसा है? एक तल में है। दोनों बेंजीन जो है, ये वाली बेंजीन और ये वाली बेंजीन, दोनों एक ही तल में रहेगी, या तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल वर्टिकल, ठीक है? पंगा क्या है? यहां पर है। अब ये हाइड्रोजन नहीं है, ये जो जीवन G2 लगाया ना मैंने, ये जीवन G2 है बड़े बड़े समूह, सुमो पहलवान। जीवन G2 क्या है? भारी समूह है, सुमो समूह है। कैसे समूह है? भारी समूह, सुमो समूह। यानी कि जीवन भी बड़ा समूह और G2 भी बड़ा समूह। जीवन भी बड़े समूह, G2 भी बड़े समूह, बड़े समूह है।
अब अगर ये बड़े समूह होंगे तो इनमें क्या लगेगा, वान डर वाल विकर्षण। सुना होगा आपने कि दो बड़े समूहों के बीच में क्या लगता है, साइज के कारण, आकार के कारण विकर्षण लगता है। उसको कौन सा विकर्षण बोलते हैं, वान डर वाल विकर्षण बोलते हैं। तो इन G1 और G2 के बीच में क्या लग रहा है, वान डर वाल विकर्षण लग रहा है। अब आप खुद सोच के देखना, दिमाग लगाना हल्का सा। अगर मान लो ये फेनिल और ये फेनिल दोनों एक तल में रही, है ना, बोर्ड के तल में रही, है ना, इस तरह से, ये बोर्ड का तल है, इस तल में रही ये बेंजीन और दूसरी बेंजीन, ठीक है। और इसमें यहां पे ये ऑर्थो स्थिति पे देख रहे हो आप, ऑर्थो स्थिति पे G1 और उधर से भी G1 आ रहा है। इस G1 और इस G1 में भयंकर रूप से क्या लग रहा है, विकर्षण। सैन न्यूरॉन से, सैन न्यूरॉन से। तो ऐसे केस में क्या करेगी, ये वाले अपनी कुर्बानी देगी। अब कुर्बानी ऐसे नहीं देगी कि बंदूक तोड़वा देगी, कुर्बानी कैसे देगी, ये वाले चली जाएगी परपेंडिकुलर, ऐसे चली जाएगी। एक वाले तो ऐसी है, दूसरी वाले कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। एक वाले ऐसी है, उसमें G1 यहां लगा है, G2 यहां लगा है, G1 यहां लगा है, G2 यहां लगा है, बात समझ रहे हो। और जो दूसरी वाले गई उसमें G1 इधर आ गया, G2 इधर आ गया। जैसे ही इस बेंजीन पर G1 इधर था और दूसरी वाले ऐसे पलट गई, उसमें G1 और G2 ऐसे हो गए। तो अब इस G1 में और इस G1 में, या उस G2 में और इस G2 में विकर्षण क्या हो गया, कम हो गया, है ना। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझा रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। इस वलय में और इस वलय में G1 और G2 आमने सामने आ रहे थे, दोनों में भयंकर रूप से विकर्षण लग रहा था, बात समझ गए। विकर्षण लग रहा था, उस विकर्षण को कम करने के लिए ये दोनों बेंजीन जो है एक दूसरे के कहां चले जाती है, लंबवत चली जाती है, परपेंडिकुलर चली जाती है। यानी कि एक तो इसी तल में है और दूसरी ऐसे परपेंडिकुलर हो गई, ऐसे लंबवत हो गई ये वाली। तो G1 बोर्ड के पीछे चल जाएगा, G2 बोर्ड के आगे आ जाएगा। अब G1 का उस G1 से थोड़ा सा तो विकर्षण कम हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी, मान लो वर्टिकल, तो ये हो जाएगी तुम्हारी हॉरिजॉन्टल। यानी कि दोनों बेंजीन कैसी है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। क्या वापिस से वो इस तल में आना पसंद करेगी? क्या ये जो बेंजीन है वो जो हॉरिजॉन्टल गई, ये जो फेनिल है वो जो आपकी हॉरिजॉन्टल गई है, क्षैतिज पर गई है, क्या वो वापस ऊर्ध्वाधर पे यानी कि वर्टिकल में आना पसंद करेगी क्या? नहीं। जैसे आएगी G1 और G1 के बीच में रिपल्शन यानी कि विकर्षण बढ़ना चालू हो जाएगा, और वो नहीं चाहते विकर्षण बढ़े, तो वो आना बंद कर देगी। यानी कि यहां पर घूर्णन कैसा हो जाएगा, प्रतिबंधित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, घूर्णन प्रतिबंधित हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप, घूर्णन प्रतिबंधित। आप इसको छापो, मैं कुछ जुगाड़ करता हूं जिससे आपको और अच्छे से दिखा पाऊं, है ना। आप इसको छापो, मैं कुछ जुगाड़ करके लाता हूं जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। आ रहा हूं मैं, एक मिनट। हाँ भाई, जुगाड़ आ गया, जुगाड़ आ गया। देखो जरा, लिख लिया होगा आपने वैसे तो। अब देखो, पहले बेंजीन तो बना लो उसको, है ना। एक मिनट रुक जाओ, बेंजीन में ला लेता हूं। हाँ भाई, देखो जरा, एक फेनिल और ये दूसरी फेनिल, इनके बीच में सिग्मा बंध है ना। अब यहां पर लगा तुम्हारा G1, यहां लगा है तुम्हारा G2, यहां G1 और यहां G2, G1 G2। इसी तरह से अगर मैं इस फेनिल की बात करूं तो तुम्हारा G1 यहां लगा है और तुम्हारा G2 यहां लगा है। ये दिख रहा है तुम्हें, यहां G1 है, यहां G2 है, समझ गए। अगर ये दोनों समान तल में रही तो ये G1 और ये G1 दिख रहा है तुमको, उधर वाला G1 और उधर वाला G1, उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, विकर्षण लगेगा, ठीक है ना। यहाँ जो G1 है और यहाँ जो G1 है, उन दोनों के बीच में विकर्षण लगेगा, एक ही तल में आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं इसको ऐसे लंबवत ले जाऊं, दिख गया तुमको, इसको ऐसे करके देख रहे हो तुम, ऐसे आ रहा है ना, दोनों एक तल में है, एक तल में है, दिख रही। मैं इसको लंबवत ले गया, ऐसे ऐसे लंबवत ले गया। अब वो G1 उधर निकल लिया पीछे, वो वहां निकल लिया पीछे, और ये वाला G1 अभी भी यही है। अब दोनों में विकर्षण कैसा हो गया, कम हो गया। पहले विकर्षण ज्यादा था, अब विकर्षण कम हो गया। क्या ये वापस लौट के आना चाहेगी? नहीं, क्योंकि विकर्षण बढ़ेगा, तो ये वापस लौट के नहीं आएगी, ये वापस लौट के नहीं आएगी क्योंकि विकर्षण बढ़ेगा। तो इन दोनों फेनिल के बीच में जो सिग्मा बंध है उसके सापेक्ष घूर्णन कैसा हो गया, प्रतिबंधित हो गया। अगर वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे तो नन्हे मुन्ने से थे बेचारे, उनमें कोई वान डेर वाल विकर्षण था ही नहीं, उसमें आराम से घूम रही थी ऐसे करके, ऐसे घूम रही थी। लेकिन अब नहीं घूमेगी, एक वर्टिकल है तो दूसरी हॉरिजॉन्टल है, एक ऊर्ध्वाधर पे है तो दूसरी क्षैतिज पे रहना पसंद करेगी। इतनी सी बात थी बस। बात समझ गए, बात समझ गए। अब मुद्दे की बात यह है
कि ये जीवन G2 होंगे क्या, हमें क्या पता कौन से भारी हैं कौन से हल्के हैं। हाइड्रोजन तो हल्का है समझ गए, लेकिन जीवन G2 हमें थोड़ी ना पता है। जीवन G2 हमें थोड़ी ना पता है कौन से भारी। मैं बता रहा हूं ना, तो नाराज क्यों हो रहे हो? मैं बता रहा हूं, इधर देखो। हल्के समूह कौन से होते हैं और भारी समूह कौन से होते हैं? हल्के समूह जिनकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हल्के समूह कौन से होंगे देखना, धीरे धीरे याद होंगे। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, OH, NH2, CH द्विबंध CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और आपका फ्लोरीन इत्यादि। ये सब तो आपके हल्के समूह है। कैसे? हल्के लगे, हल्के हल्के समूह है। भारी समूह कैसे होते हैं? भारी समूह यानी कि सुमो समूह। भारी समूह यानी कि सुमो समूह, जिनको हम बल्की ग्रुप भी बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। वो कौन कौन से होंगे? वो होगा आपका NO2, वो होगा आपका कार्बोक्सिलिक, वो होगा आपका सल्फोनिक, वो होगा आपका NMe2, ठीक है, वो आपका CH3 हो जाएगा। वो आपका CH3 हो जाएगा। ये कोमा है, कोमा 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 देख लेना भैया। CH2 CH3 हो जाएगा। वो आपका CH3 मतलब समझ गए ना आप, ये भी हो जाएगा। सारे एल्किल समूह भारी समूह, सारे एल्किल समूह भारी समूह होंगे। CH3 हो जाएगा। और क्या हो सकता है? ब्रोमीन हो सकता, आयोडीन हो सकता, इत्यादि हो सकता, एक्सेट्रा। मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी, मतलब सोचने की शक्ति खत्म, ठीक है। लेकिन इतने समूह आपके हल्के, इतने भारी, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनसे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई जाएगी। इनमें से ही कोई जीवन G2 बन के आएगा। इसमें चाहो तो एक और ऐड कर सकते हो, AsMe3+, AsMe3+, ये भी होता है, ठीक है ना। ये भारी समूह है, ये हल्के समूह है, कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं। और ये सब कब हो रहा होगा? सुनना जरा, अभी लिख लेना उसको। ये सब कब हो रहा होगा? जब ऑर्थो स्थिति की बात चल रही है। कौन सी स्थिति है? ये ऑर्थो स्थिति है। ये कौन सी स्थिति है? ऑर्थो स्थिति। ऑर्थो पे है लफड़ा, मेटा पे जाएंगे तो वैसे ही दूर हो जाएंगे, विकर्षण वैसे ही लग रहा होगा, पैरा पे विकर्षण वैसे ही लग रहा होगा। तो कहां पे? ऑर्थो स्थिति पर, पॉलीफेनिल में ऑर्थो स्थिति पर, है ना। ये ध्यान रखना। बस ये तीन ही तरह से आपके घूर्णन प्रतिबंधित इकाई आ सकती है। एक तरीका द्विबंध के सापेक्ष, दूसरा तरीका वलय के सापेक्ष, तीसरा तरीका बहुफेनिल के सापेक्ष। पहली परिस्थिति क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से घूर्णन प्रतिबंधित इकाई आती है। बात समझ गए? सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यह है आपके हल्के समूह, ये भारी समूह। पोस्ट करके नोट कर लो, पोस्ट करके नोट कर लो ना, पोस्ट करके नोट करना है। क्या आप लोगों ने पोस्ट करके नोट कर लिया? हाँ, आओ जरा, ठीक है, अगली बात करते हैं। अब हम लोगों ने ये तो देख लिया कि किस तरह से घूर्णन प्रतिबंधित इकाई आती है। अब इस घूर्णन प्रतिबंधित इकाई के सापेक्ष जो टर्मिनल संयोजकताएं हैं वो कैसी होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। यानी कि टर्मिनल वैलेंसी कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरी परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। GI दर्शाने के लिए, GI दर्शाने के लिए घूर्णन प्रतिबंधित इकाई के सापेक्ष, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई के सापेक्ष ज्यामितीय संयोजकताएं, ज्यामितीय संयोजकताएं या टर्मिनल संयोजकताएं, टर्मिनल संयोजकताएं कैसी होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। इसी में दूसरी और तीसरी दोनों परिस्थितियां मैं शामिल करके बता दूंगा। L1 नॉट इक्वल टू L2 वाली बात भी बता दूंगा और टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट वाली बात भी बता दूंगा। समझ गए क्या? सारा खेल उदाहरण का है। सारा खेल किसका है? उदाहरण का है। आओ जरा, द्विबंध यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया A, यहां लिख दिया A। अब हमें क्या क्या चेक करना है? सुन लो जरा ध्यान से। क्या यहाँ पे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है? हाँ है। यहां नहीं लिखे यार, यहां लिखें। क्या यहाँ पे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है? हाँ है, आ रहा है। क्या इस कार्बन पे दोनों संयोजकता भिन्न आ रही? नहीं आ रही। यहाँ पे टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं आ रही। GI होगा क्या? नहीं। तीसरी परिस्थिति पे जाना ही नहीं है। एक भी निपट गई, हटाओ, फ्री करो उसको। तीसरे के बारे में सोचना ही नहीं है। समझ गए? दो आ जाए फिर तीसरी के बारे में सोचना है। समझ गए? कहीं पर भी एक जगह पर अपन निपटे, GI निपट गया। आओ जरा अगला देखो। कार्बन द्विबंध कार्बन, यहां पर A, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर B। देख के बताओ क्या यहां पर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई मौजूद है क्या? हाँ,
यहाँ पर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई तो है, डबल बॉन्ड है, कोई दिक्कत परेशानी चिड़चिड़ापन नहीं है। क्या इस कार्बन पे दोनों संयोजकता भिन्न है या इस कार्बन पे भिन्न है? नहीं, इस पे भी बीबी लगा है, इस पे भी ए लगा है, इस पे तो भैया बीबी, ओ माय गॉड, बीबी है, इस पे ए है। यहाँ पे टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी ज्यामितीय संयोजकता ज्यामितीय समानता नहीं होगा। समझ गए? तीसरा केस देखो ना, तीसरा केस देखो, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर एक्स, यहां पर एक्स। अभी बताओ, अभी क्या यहां पर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है? दिख रही हो तो क्या यहां पे टर्मिनल संयोजकता भिन्न है? इधर तो ए भी आ गया, लेकिन यहां पर फिर से एक्स एक्स है, यहां पर भी अलग अलग होना चाहिए था, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, ये भी ज्यामितीय समानता नहीं दिखाएगा, बार बार संयोजकता निकल रहा है, आई एम सॉरी, जीआई नहीं दिखाएगा। ठीक है, और देखो, और देखो ना मेरे दोस्त, और देखो यहां पर ए और यहां पर बी। अब यहां पर बताओ घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है भैया है, क्या यहां पर टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है क्या? देख के बताओ, इस कार्बन पे ए और बी है, इस कार्बन पे ए और बी, इस कार्बन पे भी ए बी है, इस कार्बन पे भी ए बी है, यानी कि टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है। हमें एक कार्बन पे देखना है, एक टर्मिनल पे देखना है, इस टर्मिनल पे दोनों संयोजकता भिन्न है, इस टर्मिनल पे भी भिन्न है, इन दोनों पे नहीं देखना कि भैया इसमें भी तो ए है, इस पे भी तो ए है, आई एम सॉरी, इस पे भी तो ए है, इस पे भी तो ए है, उससे मतलब नहीं है, इस पे ए बी है, इस पे ए बी है, इस पे अलग है, उस पे अलग है, बस इतना देखना है। तीसरी कंडीशन क्या है? L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है क्या? क्या यहां पर L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है क्या? हाँ आएगा, तो यहां पर GI होगा, क्या होगा सर? L1 नॉट इक्वल टू L2 कैसे आएगा? जब इन दोनों ए के बीच की दूरी आप नापोगे तो L1 आएगी, इन दोनों ए के बीच की दूरी आप नापोगे तो L1 आएगी, इस ए को नीचे बी को ऊपर लिख दोगे ना, तब ए से ए की दूरी नापोगे तो L2 आएगी, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या आएगी? L2 आएगी। यहां डिस्टेंस कम है, दिख रहा है, दूरी कम है, यहां दूरी ज्यादा है, तो L1 नॉट इक्वल टू L2। मैं दिखाता हूं आपको, रुको, सब है अपने पास जुगाड़। देखो ये देखना आप, दिख रहा है क्या आपको? ये बीच में तो पाई बंद है, ये दिख रहा है बीच में पाई बंद, घूर्णन प्रतिबंधी इकाई नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा ना, नहीं घूम रहा, ठीक है। अब यहां पर देखो, इस कार्बन पे ये संयोजकता भिन्न है, ये संयोजकता भिन्न है, ठीक है ना। अभी इन दोनों हरे के बीच में दूरी कितनी है? L1 है। अभी इन दोनों हरे के बीच में दूरी कितनी है? L1, ए मान लो ना इसको, इन दोनों के बीच में L1 है। जब मैं इसको इसका दूसरा रूप बनाऊंगा, इसका ज्यामितीय समानता बना के बताता हूं ना, इसका GI बनाता हूं, इसका GI बना के बता रहा हूं, देखो जरा, अब देखो तुम, अब इस हरे और हरे के बीच में दूरी बढ़ गई क्या? पहले यहां और यहां के बीच की दूरी थी, अब बढ़ गई, L1 नॉट इक्वल टू L2 है, GI होगा, समझ गए? घूर्णन प्रतिबंधित इकाई, और तोड़ के बनाया मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सामान्य परिस्थिति में संभव नहीं था, तोड़ा है मैंने, जान लगाई है, शरीर में ताकत थी मेरे तो तोड़ दिया मैंने, समझ रहे हो? इस तरीके से चलेगा मामला। और देखो है ना, फटाफट से पोस्ट करके छापो, उसको एग्जाम्पल करने खूब सारे, है ना। और देखो, आप देख रहे हो एल्कीन में GI पढ़ने लग गए अपन, इसके साथ साथ ही एल्कीन का GI खल्लास हो जाएगा, GI एल्कीन में कैसे होता है वो खल्लास हो जाएगा, समझे कि नहीं? एक तीर बहुत सारे शिकार, एक तीर बहुत सारे शिकार। यहाँ पे एल्कीन भी खत्म, L1 नॉट इक्वल टू L2 भी खत्म, GI भी बहुत सारी चीजें खत्म कर दूंगा मैं, समझ रहे हो आप? आओ जरा अगली स्लाइड पे चलते हैं। और देखो, इसमें देख के बताओ, क्या इसमें GI संभव होगा क्या? अब आपको करना है यार, अब आपको करना है, अब आपको करना है, अब मुझे नहीं करना, आपको करना है, ठीक है ना। अब आपको करना है, क्या आप कर लोगे? हाँ। क्या आप कर लोगे? क्या? हाँ। क्या आप करने में सक्षम हो? बिल्कुल। क्या आपसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होएगा? क्या आप कर लोगे? अरे हाँ कर लेंगे रे, शांति रख, हाँ कर लेंगे, नेतागिरी मत कर, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है भाई, नहीं करूंगा नेतागिरी, मेरे क्या जा रहा है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, बाबूजी मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। हाँ कर दिया रे, कर दिया, ठीक है, कर दिया तो धन्यवाद। आओ जरा खेलें। क्या यहाँ पे RR है? RR वो वाला RR नहीं है ना, एक तो तुम नाचने लग जाओ, ठीक है। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, हाँ है,
क्या यहाँ पे टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है? हाँ ए बी है, एक्स वाई है। L1 नॉट इक्वल टू L2 आएगा ए से एक्स की दूरी नापोगे और एक्स को नीचे रख दोगे तो फिर ए से एक्स की दूरी नापोगे, अलग अलग आएगी। यहाँ पर जी आई होगा क्या होगा? यहाँ पर जी आई होगा क्या होगा? छठे वाले केस में देखो, ये है एक वलय और वलय की वजह से भी घूर्णन प्रतिबंधित इकाई मानी जाती है क्या? हाँ मानी जाती है। क्या यहाँ पे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है? हाँ है, वलय खुद है। क्या टर्मिनल संयोजकता भिन्न है क्या? अब टर्मिनल संयोजकता क्या है? इस कार्बन को देखो और इस कार्बन को देखो, बाकी पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं सब पे, देखो आप बाकी पे तो 2 हाइड्रोजन लगे हैं, उनको नहीं देखना। लेकिन आप इसको देखोगे तो एक्स और एच लगे हैं। क्या बात समझ गए क्या? बाकी पे तो सब जगह 2 हाइड्रोजन लगे हैं, उनको नहीं देखना। यहां पर देखो, यहां पर एक्स एच लगे हैं, उनकी वजह से L1 नॉट इक्वल टू L2 आ सकता है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट परिस्थिति जो है वो है L1 नॉट इक्वल टू L2। अगर वो आ जाए तो जी होगा, वरना नहीं होगा। अगर इस XH और XH से मैं आपको L1 नॉट इक्वल टू L2 दिखा दूं तो आपको मानना पड़ेगा जी होगा। देखो कैसे, इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं मैं, 2 तरीके से कैसे लिख सकता हूं देखना, 1 और ये 2। अब इस पे मैं क्या कर रहा हूं देखना, ये दोनों X को तो मैं ले जा रहा हूं वेज पर और दोनों हाइड्रोजन को मैं ले जा रहा हूं डैश पर। और क्या कर सकता हूं, एक X को तो मैं वेज पर रख रहा हूं, हाइड्रोजन को डैश पर, और दूसरी जगह पर मैं H को तो वेज पर और हाइड्रोजन को, X को डैश पर। दोनों X समान तरफ है, सिस होगा, दोनों X विपरीत तरफ है, ट्रांस होगा। अगर मुझे इसको इसमें बदलना है तो या तो वलय टूटेगी, या फिर क्या टूटेगा, वो हाइड्रोजन या X वाला बंद टूटेगा। यानी घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, 2 टर्मिनल संयोजकता, 2 भिन्न परमाणुओं पर संयोजकता भिन्न है, ठीक है। अब प्रूव करना है क्या यहाँ L1 नॉट इक्वल टू L2 है क्या? अगर L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाए तो जी हो जाएगा, वरना नहीं होगा। देखो जरा देखना, यही है साइक्लोहेक्सेन है ना, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन दिख रहा होगा। इस कोने पर ये आपकी तरफ आ रहा है, दिख रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये आपकी तरफ आ रहा है इस तरह से X, ये नीचे वाला X भी आपकी तरफ आ रहा है, देखिए ये रहा नीचे वाला X भी आपकी तरफ आ रहा है, ऊपर वाला X भी आपकी तरफ आ रहा है, ये X आपकी तरफ। अब एक X तो आपकी तरफ है और दूसरा X आपसे दूर जा रहा है, ऐसे पीछे चला गया, पीछे चला गया ऐसे। अगर इसको ऐसे मानोगे ना, ऐसे मान लो, ये X और ये X दोनों सेम तरफ है, ये X आगे है और ये X पीछे चला गया। अब पीछे अपने आप तो नहीं जा सकता, यहां से तोड़ के इसको पीछे लगाना पड़ेगा, या फिर इस वलय को मोड़ के करना पड़ेगा, तो वलय तो टूटेगी नहीं, सामान्य परिस्थिति में संभव है नहीं, समझ गए। अब आप ये देखो ना, आप ये देखो, ये जब X आगे था, ये X आगे था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, दोनों X के बीच की दूरी L1 थी। ये X आगे था, ये X पीछे था। अब X और X के बीच की दूरी कितनी है, अब X और X के बीच की दूरी कितनी है, L2 है। L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है। जब दोनों X आपकी तरफ है तो L1 है, एक X आपकी तरफ है, एक X आपसे दूर है तो L2 है। तो L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है, जी होगा। साइक्लोएल्केन भी खत्म करता जा रहा हूं, साइक्लोएल्केन भी, लेकिन फिर भी चौड़ में पढ़ाऊंगा, टेंशन मतलब। यहां पर देखो RR तो है वलय की वजह से, क्या TVD है क्या, TVD मतलब टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट है क्या? एक कार्बन पे तो आ रही है, बाकी पे 2 हाइड्रोजन नहीं आ रही कहीं पर भी, तो जीआई नहीं होगा, खत्म खल्लास। 8वां 9वां 10वां 11वां फटाफट से खींचो, समय कम है, माल ज्यादा है, फटाफट खींचो। 8वें में देखो, इस कार्बन पर पहले तो घूर्णन प्रतिबंधित इकाई क्या, वलय की वजह से है। इस कार्बन पे दोनों A लगे हैं, इस पे BH लगा है और इस पे HH लगा है। कम से कम 2 परमाणु ऐसे होने चाहिए थे जिसपे भिन्न संयोजकता आनी चाहिए थी, भिन्न आनी चाहिए थी ना, इस तरह से 2 नहीं है तो टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, इसलिए वो नहीं होगा। वो क्या था वो, जीआई नहीं हो पाएगा। समझ गए ना आप, ये समझ गए ना आप, खेल लोगे ना घर पे, बना के देख लेना, है ना। TVD नहीं आ रही ना, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, 2 परमाणु। अगले में देखो, RR है वलय की वजह से, TVD आ रही है क्या, हाँ आ रही है। इस कार्बन पे A और H है, इस कार्बन पे B और H आ रही है। A और B समान तरफ हो सकते हैं, A और B विपरीत दिशा में जा सकते हैं। L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा और GI भी हो जाएगा। कैसे आ जाएगा, सब 2 हाइड्रोजन आपकी तरफ, एक हाइड्रोजन आपकी तरफ, एक हमारी तरफ, ठीक है ना, GI हो जाएगा। जो ये है वो ये है, कहीं से भी कर लो ना आप।
दो कार्बन ये भी ले सकते हो, दो कार्बन ये भी ले सकते हो, दो कार्बन ये भी ले सकते हो, कोई से भी दो परमाणु पर दो संयोजकता भिन्न होनी चाहिए। यहाँ XH है, यहाँ YH है, यानी कि घूर्णन प्रतिबंधित इकाई, वो तो वलय की वजह से आ रही है ना, टर्मिनल संयोजकता भिन्न आ रही है क्या, दो परमाणु पर भिन्न आ रही है। L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा क्या, आ जाएगा दोनों हाइड्रोजन समान तरफ, दोनों हाइड्रोजन विपरीत तरफ, Ji हो जाएगा क्या, हो जाएगा, समझ गया। यहां पर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है क्या, हाँ है। क्या टर्मिनल संयोजकता भिन्न आ रही है, नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भैया, यहाँ तो सर X और H है, बाकी इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन होंगे, इस कार्बन पे सर एक ही हाइड्रोजन है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन हो नहीं सकता सर, क्योंकि A लगा है, कार्बन की 4 संयोजकता से ज्यादा नहीं होती है, ये sp2 है, sp2 है, और ये इसी तल में रहेगा, आगे पीछे भी नहीं जा सकता, क्योंकि त्रिकोणीय समतलीय होता है sp2। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी ना कान खोलकर, तो फिर सब उड़ जाएगा। सारा खेल सुनने का है, ध्यान पूर्वक सुने, कंसंट्रेशन बना के पढ़े, तो पढ़ने का मजा, वरना नहीं है। जब पढ़ रहे हो ना तब पढ़ो, दूसरी चीजों के बारे में मत सोचो, समझ गए। तो यहां पे टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, Gi नहीं हो पाएगा। तो मैंने क्या सिखाया आपको भी, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई कैसे कैसे आती है, और टर्मिनल संयोजकता भिन्न कैसे कैसे होती है, और L1 नॉट इक्वल टू L2 कैसे कैसे आता है, बस इतनी सी तो चीज सिखाई। तीनों परिस्थितियां हम लोग देख चुके हैं, है ना, तीनों परिस्थितियां हम लोग देख चुके हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्लियर होने लगा होगा Gi क्या है ना। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई होनी चाहिए, वो 3 तरीके से आ सकती है, द्विबंध, वलय और बहुफेनिल। दूसरी चीज, उन टर्मिनल संयोजकता पर, मतलब जो घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है उसमें किसी भी दो परमाणु पर दो संयोजकता भिन्न होनी चाहिए, अगर नहीं है Gi नहीं होगा। अगर भिन्न है तो फिर उनमें देख लो L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है क्या, दूरी अलग अलग आ रही है क्या उनके बीच की, तो Gi होगा, वरना नहीं होगा। अब ये दूरी वाला खेल फिर खेलते हैं, L1 नॉट इक्वल टू L2 का खेल फिर खेलते हैं, है ना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज सिखाना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, बोल लो। थैंक यू आ गया यहाँ, तो इतने लिए थैंक यू थोड़ी ना लाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हमारे पास जुगाड़ है ना। आओ जरा, एक होती है बहु एल्कीन, एक सास एल्कीन, एक दामाद एल्कीन। अरे नहीं, बहु एल्कीन का मतलब क्या है, पॉली एल्कीन। क्या होता है मेरे दोस्त, पॉली एल्कीन। अब पॉली एल्कीन क्या चीज है, सुनना जरा ध्यान से, आगे का खेल इसी का ही है। मैंने आपको एल्कीन में Gi सिखा दिया। एल्कीन में Gi कैसे, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई, टर्मिनल संयोजकता भिन्न, L1 नॉट इक्वल टू L2, Gi होगा, दोनों समान तरफ तो सिस, अपोजिट तरफ, विपरीत तरफ तो ट्रांस, खत्म हो गया वो तो। बहु एल्कीन क्या होती है, 3 प्रकार की बहु एल्कीन होती है, 3 प्रकार की बहु एल्कीन होती है। पहली कौन सी होगी, पहली देखो आप, संचयित एल्कीन। पहली होगी संचयित एल्कीन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्यूमुलेटेड एल्कीन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं। अब संचयित एल्कीन में क्या होता है, लगातार पाइबंद आते हैं, बिना रुके, नॉन स्टॉप लगातार पाइबंद आएंगे, इस तरह से खट 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 खट, जब तक लगाने हो लगाते जाओ, लेकिन लगातार पाइबंद आएंगे। तो ये बहु एल्कीन है, एक से ज्यादा एल्कीन तो बहु एल्कीन, ठीक है। एक होती है संयुग्मित एल्कीन, एक क्या होती है मेरे दोस्त, संयुग्मित एल्कीन होती है। संयुग्मित एल्कीन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन। संयुग्मित एल्कीन का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटेड एल्कीन होता है। इसमें क्या होता है, एक छोड़कर एक पाइबंद आता है, एक छोड़कर एक पाइबंद आता है, इस तरह से आता चला जाता है, एक छोड़कर एक पाइबंद आता है, द्विबंध सिग्मा, द्विबंध सिग्मा, द्विबंध सिग्मा, द्विबंध, ऐसे चलता जाएगा, एक छोड़कर एक द्विबंध आता जाएगा। इसमें लगातार, इसमें एक छोड़कर एक, पैटर्न चल रहे हैं, उसमें लगातार आएगा, इसमें एक छोड़कर एक। तीसरी होती है जो ये दोनों ही नहीं है, वो क्या है, आइसोलेटेड एल्कीन। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड एल्कीन। एक होती है संचयित, एक होती है संयुग्मित, और तीसरी क्या होती है, आइसोलेटेड, है ना। आइसोलेटेड एल्कीन, जिसमें एक पाइबंद का दूसरे पाइबंद से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, कहीं पर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। अगर लगातार ऐसे आ रहे हैं तो संचयित, एक छोड़कर एक आ रहे हैं तो संयुग्मित। तीसरा क्या है, आइसोलेटेड एल्कीन, जिसका एक पाइबंद का दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है, एक यहाँ आ रहा है ना, एक यहाँ आ रहा है, मान लो मैं कोटा में, एक पाइबंद कोटा में आ रहा है, एक जयपुर में आ जाएगा, एक दिल्ली में आ जाएगा, एक कश्मीर में आ जाएगा, कहीं पे भी आ जाएगा, समझ लो।
द्विबंध CH, फिर CH2, फिर CH, द्विबंध CH, फिर CH2, CH2, CH, द्विबंध CH, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। एक पाई बंध का दूसरे पाई बंध से कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड एल्कीन बोलते हैं। एक होती है संचयित, एक होती है संयुग्मित, एक होती है आइसोलेटेड। फटाफट छाप लो उसको, फटाफट छाप लो उसको, फिर इसके ऊपर बताता हूं मैं आपको क्या है क्या नहीं है। फटाफट छाप लो ना, फटाफट लिख लो यार। क्या लिख लिया क्या आप लोगों ने? एक है संचयित एल्कीन, एक है संयुग्मित एल्कीन और एक है विलगित एल्कीन, मतलब आइसोलेटेड एल्कीन। इसको क्या बोलते हैं? विलगित, विलगित एल्कीन, है ना, विलगित एल्कीन, हिंदी में विलगित एल्कीन बोलते हैं। नाम पता होने चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। संचयित, संयुग्मित और विलगित, समझ गए आप? हम खेलेंगे संचयित एल्कीन में। मैंने क्यों पढ़ाया आपको पॉली एल्कीन? क्योंकि हम संचयित एल्कीन में खेलेंगे। जो हम L1 नॉट इक्वल टू L2 की बात कर रहे थे ना, जो तीसरी बात कर रहे थे L1 नॉट इक्वल टू L2 की, यानी कि टर्मिनल संयोजकता जो है, GI दर्शाने के लिए टर्मिनल संयोजकता समान तल में होनी चाहिए या लगभग समान तल में होनी चाहिए। तीसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक बात सुनना जरा ध्यान से, कंफ्यूज मत हो। एक बात तो मैंने क्या पढ़ाई कि प्रतिबंधित घूर्णन इकाई होनी चाहिए, द्विबंध के सापेक्ष आ सकती है, त्रिबंध के सापेक्ष आ सकती है, त्रिबंध किसी काम का नहीं, हटाओ फ्री करो उसको। द्विबंध, वलय और बहुफेनिल। बहुफेनिल का केस भी इक्का दुक्का आ जाए तो आ जाए, वो बता दूंगा, बहुत बात की बात है। मेन आएगा द्विबंध और वलय का, ठीक है। दूसरी चीज टर्मिनल संयोजकता भिन्न होनी चाहिए, वो देखना आपको आई गया। L1 नॉट इक्वल टू L2 आपको देखना आई गया, है ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जैसे मैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा ना, एक और टाइप का GI आप सीख जाओगे, और वो GI आप सीख जाओगे संचयित एल्कीन के अंदर, यानी कि क्यूमुलेटेड एल्कीन के अंदर, है ना। तो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन जो मैं बताने जा रहा हूं सुनना, GI दर्शाने के लिए, GI दर्शाने के लिए टर्मिनल संयोजकता यानी कि ज्यामितीय संयोजकता समान तल या लगभग समान तल में होनी चाहिए, या लगभग समान तल में होनी चाहिए। और मैं आपको अभी मॉडल से भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले आप बिना मॉडल के सीखो। आप कितना उसको फील कर पाते हो, अगर आप चीजों को फील खुद से कर पाते हो, अणु को खुद से सोच पाते हो, तो वो सबसे बेस्ट होता है। फिर मॉडल तो दिखाई देंगे, ठीक है ना, लेकिन फिर वो क्या है, फिर वो आदत पड़ जाती है बेटा, समझ रहे हो। अब देखो, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं कार्बन, द्विबंध कार्बन, ठीक है ना, और यहां पर A, यहां पर B, यहां पर A, यहां पर B। अब होता क्या है, सुनना जरा ध्यान से, ध्यान सुनना। GI दिखाने के लिए टर्मिनल संयोजकता किसमें होनी चाहिए? समान तल में, यानी कि सेम प्लेन में, यानी कि ये AB और ये AB एक ही प्लेन में होना चाहिए, लगभग सेम प्लेन में होने चाहिए। पहली बात तो ये तो GI करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, टर्मिनल संयोजकता भिन्न है, L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है, GI होगा, कोई लफड़ा नहीं है। मुद्दा किस बात का है कि ये AB क्या ये द्विबंध, ये सब एक तल में होते हैं क्या? नहीं, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, या फिर ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। आपको ये ट्रिक अपनानी है, एक छोड़कर एक क्षैतिज ऊर्ध्वाधर लिखते जाना है। अगर आप ऊर्ध्वाधर से चालू कर रहे हो तो ऊर्ध्वाधर क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, या क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्षैतिज। कहना क्या चाह रहा हूं सुनना, ये जो पाइबंद है, ये पाइबंद कैसा नजर आएगा? ऐसा। और ये जो ज्यामितीय संयोजकता है वो कैसी नजर आएगी? इसके लंबवत। सबके पीछे कारण है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा, सबके पीछे कारण है, अपने आप कुछ नहीं हो रहा। आप सोचना, मैंने इसको क्षैतिज पे बनाया, इसको ऊर्ध्वाधर पे बनाया, इसको हॉरिजॉन्टल पे बनाया, इसको वर्टिकल पे बनाया, क्यों? ये सिग्मा बंध है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, ये पाई बंध है, इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है। जब कोई यौगिक बनता है तो फुल स्टेबिलिटी के साथ बनना चाहता है, जब कोई यौगिक बनता है तो फुल स्टेबिलिटी के साथ बनना चाहता है, बात समझ रहे हो आप। अगर ये सिग्मा बंध इसी पाई बंध के तल में आ जाते तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन और पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के बीच में विकर्षण लगने लग जाता, तो यौगिक अस्थायी हो जाता। इस कारण से इस पाई बंध को और इस सिग्मा बंध को एक दूसरे के क्या होना पड़ा? लंबवत होना पड़ा। तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। तो ये जो ज्यामितीय संयोजकता है, ये टर्मिनल संयोजकता है, ये तो समान तल में आ गई। दोनों A समान तरफ सिस, A इधर लिख देता तो ट्रांस हो जाता। दोनों A के बीच की दूरी L1 है, अगर A इधर आ जाता उधर से तो L2 हो जाती, L1 नॉट इक्वल टू L2। आपको विश्वास नहीं हो तो इधर देख लो, कहना क्या चाह रहा हूं।
ये देखना जरा ध्यान से, है ना, ध्यान से देखना इसको। ये कार्बन, ये जो पीछे बना रखा है ना वही है, ये कार्बन कार्बन ए बी है ना, ए बी और नीचे वाला ए बी, है ना, ठीक है ना, समझ लो। मैंने उसको ऐसे बनाया है, समझना ध्यान से। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये ए है। ये जो सिग्मा बंध है, ये दिख रहा है ना, ये वाले सिग्मा बंध, ये सिग्मा बंध जो है, ये सिग्मा बंध और ये पाई बंध एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, ये सिग्मा बंध और ये पाई बंध एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, लंबवत आ रहे हैं बेटा। कैसे आ रहे हैं, लंबवत आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, अगर ये इसी तल में हो जाता जिस तल में पाई बंध है, तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन और सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों में विकर्षण आ जाता। बात समझ गया, तो विकर्षण नहीं आ रहा, तो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, फिर ये हॉरिजॉन्टल आ गया, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ गया, ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। बात समझ गए क्या? या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते थे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, चाहे जैसे कर लो, है ना, एक छोड़ के एक लिख लो, समझ गए। ऐसा करने से ये जो ज्यामितीय संयोजकता है, इस कार्बन से जुड़ी 2 संयोजकता, इस कार्बन से जुड़ी 2 संयोजकता समान तल में आ गई। अगर दोनों हरे एक साइड होते तो L1, दोनों हरे विपरीत साइड होते तो L2, और सारा खेल L1 नॉट इक्वल टू L2 का है। अगर L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है तो GI होगा, वरना नहीं होगा। बात समझ गए। तो यहां पर L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा, दोनों A समान तरफ है L1, A को इधर ले आऊंगा तो L2 हो जाएगा। अभी दिखाया आपको, दोनों हरे सेम तरफ तो L1, दोनों हरे विपरीत तरफ तो L2। जब ये समान तल में आएंगे तभी L1 L2 डिफरेंट आएंगे, वरना नहीं आएंगे। कैसे, अगला एग्जांपल दिखा रहा हूं, पहले इसको छाप लो। अगला एग्जांपल दिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही करानी है आपको ट्रिक, है ना। अगला एग्जांपल देखो, मान लो आपके पास ऐसा केस आ जाता, यहां पर A, यहां पर B, यहां पर A, यहां पर B। अब ये क्या है, संचयित एल्कीन, लगातार पाइबंद आ रहे हैं। हमें तो वही ट्रिक लगानी है। कौन सी ट्रिक लगानी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। ये हॉरिजॉन्टल होगी, ये वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगा, ये वर्टिकल होगा। अब ये AB और ये AB एक दूसरे के क्या आ गए, लंबवत आ गए, एक दूसरे के लंबवत आ गए। अब यहां पर हमें क्या क्या पता है, घूर्णन प्रतिबंधी दिखाइए पाई के रूप में। टर्मिनल संयोजकता भिन्न आ रही है, AB वो भी भिन्न आ रही है। L1 नॉट इक्वल टू L2 के बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है, वो समझना है। अगर वो आ गया तो GI होगा, वो नहीं आया तो GI नहीं होगा। इन दोनों से काम नहीं चलना, तीसरा भी आना चाहिए, तब GI होगा, वरना नहीं होगा। बात समझिए, सुनना जरा ध्यान से। मैं इसको चौड़ में बना के दिखा रहा हूं, उस चौड़ को समझना, उसके बाद मैं आपको मॉडल भी दिखा दूंगा। ये पहला पाई बंद है, ये हॉरिजॉन्टल पे है, यानी कि A और B, और ये जो पहला पाई बंद होगा वो इसके लंबवत होगा, तो ये लंबवत आ गया इस तरह से। मान लो ये PY से बना होगा। अब क्योंकि इसका PY इसके PY के साथ इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि इसका PY इसके PY के साथ इस्तेमाल हो चुका है पाइबंद बनाने के लिए, तो इसका PY इस कार्बन के PY के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि एक PY के साथ जा चुका है तो दूसरे के साथ होना जाएगा। अब बचा क्या, PX और PZ, जो कि PY के लंबवत होते हैं। तो हम दूसरा वाला बनाएंगे, वो किससे बनाएंगे, ऐसे। ऐसे समझ रहे हो आप? ये है आपका PZ, ये आपका क्या है, PZ, इस तरह से। समझ गया, PZ। समझते रहना, बस नजर हट जाएगी तो दुर्घटना घट जाएगी। ये PZ आ गया, मतलब ये दूसरा पाइबंद आ गया आपका इस तरह से। अब ये कैसा आ गया आपका, हॉरिजॉन्टल में, तो अगला माल किस में आएगा, वर्टिकल में। A और B किस में आएगा, यानी कि बोर्ड के तल में आएगा, ताकि इनमें विकर्षण ना लगे। किन में विकर्षण ना लगे, इनमें। ये जो बनाया था ना मैंने इस तरह से, ये लंबवत है ना। आधा बोर्ड के तल में घुसा हुआ, आधा बोर्ड के तल के बाहर, मतलब आधा बोर्ड के अंदर है, आधा बोर्ड के बाहर है। ऐसे है, ऐसे है ना, आधा बोर्ड के अंदर है ऐसे, और आधा बोर्ड के बाहर निकला हुआ है। ये तो आपका कैसा है, वर्टिकल। ये आपका कैसा है, ये आपका कैसा है, वर्टिकल है। ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, और ये आपके वर्टिकल है। यानी कि दोनों टर्मिनल संयोजकता एक दूसरे के कहां आ गई, लंबवत आ गई। अब मुझे आपको प्रूफ करके बताना है कि यहां L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आता है और इसमें GI नहीं होता है। मैं करके बता रहा हूं, पहले मैं इशारों से करके बताऊंगा, उससे समझना। मैं चाहता हूं आप उससे समझो, उसके बाद मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा,
उसके बाद मॉडल दिखाऊंगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी कि दोनों पी कक्षक यहां पर समांतर नहीं है, ये वाले पी कक्षक और ये वाले पी कक्षक समांतर नहीं है, ये बात समझ गए। इस वजह से ए बी और ए बी जो टर्मिनल संयोजकता है वो भी समांतर नहीं है, वो अलग अलग तल में आ रही है। अब समझना आप ध्यान से, इस कार्बन पे संयोजकता जो आ रही है ए इधर बी इधर, समझना, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए, ये रहा बी, ए बी ए बी ए बी, पकड़ के चलना, ए बी ए बी ए बी, यहां बीच में कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, और उस कार्बन पे ए ऊपर की तरफ है, बी नीचे की तरफ है, सब बीच में चल रहा है ये मामला। इधर ए है, इधर बी है, ये पूरा का पूरा गया, ऊपर ए नीचे बी। उस ए से इस ए की दूरी, वो जो है ना वो वाला ए, उस ए से इस ए की दूरी, उस ए से इस बी की दूरी, उस ए से इस ए की दूरी, उस ए से इस बी की दूरी सेम आ रही है, सेम आ रही है। और चेक कर लो, उस ए से इस ए की दूरी, उस ए से इस बी की दूरी, चाहे उस बी से देख लो, वो जो नीचे आ रहा है ना बी से ए की दूरी, बी से बी की दूरी सेम आ रही है। L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा। क्या बोल रहे हो गुरु जी, कुछ ना पल्ले पढ़ रहे हो, आओ जरा, ना पल्ले पढ़ रहे हो तो आओ जरा दूसरा तरीका दिखाएं तुमको, थोड़ा बना लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना, थोड़ा बना लेते हैं ना, छाप लो जब तक तुम, ये मैं बना लेता हूं उसको। टेंशन मतलब पूरा ऑफलाइन वाला फील देगा रहेंगे, टेंशन मतलब ऑफलाइन वाला फील, समझ गए। ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है, ध्यान से देखना, झूठ नहीं बोल रहा था योगेश जैन, ध्यान से देखना, इसको देखो, दिख रहा है क्या तुमको? अरे मुझे मत देखो, इसको देखो, ये इधर था ना हॉरिजॉन्टल, ये लो, ये हॉरिजॉन्टल, ये पाइबंद वर्टिकल, फिर ये पाइबंद हॉरिजॉन्टल, और फिर ये वर्टिकल, दिख गया? इसको ऐसे देख लो, दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल, फिर पाइबंद वर्टिकल, फिर पाइबंद हॉरिजॉन्टल, फिर ये वर्टिकल, है ना, वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर, दिख गया? ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब ये जो नीला वाला है, ये सफेद और नीले के जस्ट बीच में आ रहा है, दिख रहा है? पीछे वाला नीला वाला, इस सिग्मा मतलब ये सफेद और नीले के बीच में आ रहा है। इस नीले से इस सफेद की दूरी नापूंगा और इस नीले से नीले की दूरी नापूंगा। देखो, इस नीले से इस सफेद की दूरी, इस नीले से इस नीले की दूरी नापूंगा, सेम आएगी कि अलग आएगी? सेम आएगी। ऐसे देख लो, इस नीले से इस सफेद की दूरी, इस नीले से इस नीले की दूरी कैसे आएगी? सेम आएगी। चाहे तो नीचे वाला देखना, नीचे वाला ऐसे पकड़ लेता हूं, नीचे वाले सफेद से, कहां गया बे? ये रहा, ये नीचे वाले सफेद से नीले की दूरी, इस सफेद से नीले की दूरी, इस सफेद से सफेद की दूरी, इस सफेद से नीले की दूरी, इस सफेद से सफेद की दूरी सेम आ रही है? हाँ सेम आ रही है। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, ये देखो मैं तोड़ नहीं पा रहा हूं, यहां पाइबंद है, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है। ये ए बी और ये ए बी अलग अलग थे, टर्मिनल संयोजकता भिन्न थी, लेकिन यहां से यहां की दूरी, यहां से यहां की दूरी कैसी आ रही है? समान आ रही है। L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पा रहा है, इसलिए जीआई नहीं होगा, इसलिए जीआई नहीं होगा। बात समझ गए? एक कंसेप्ट ये होती है सम संख्या संचयित एल्कीन। क्या होती है? सम संख्या, इवन क्यूमुलेटेड एल्कीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इवन क्यूमुलेटेड एल्कीन, इवन क्यूमुलेटेड एल्कीन, क्यूमुलेटेड एल्कीन। बहुत तसल्ली से आराम से समझा रहा हूं, समझते रहना। सम संख्या संचयित एल्कीन, सम संख्या संचयित एल्कीन। अब सम संख्या संचयित एल्कीन का मतलब क्या है? कार्बन से लेना देना नहीं है, पाइबंद से। यहां पर पाइबंद कितने हैं? 2 हैं, 4 हो, 6 हो, 8 हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो। पाइबंद की संख्या से हम सम संख्या विषम संख्या डिसाइड करेंगे। सम संख्या संचयित एल्कीन कभी भी जीआई नहीं दर्शाएगा, कभी भी जीआई नहीं दर्शाएगा, क्योंकि यहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वाली बात आएगी। L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं हो पाएगा, जीआई नहीं हो पाएगा। सारा खेल L1 नॉट इक्वल टू L2 का है। बात समझे आप? जितनी फील दिलाने की कोशिश कर सकता हूं उतनी दिला रहा हूं, समझ गए आप? अगला केस देखो, कार्बन द्विबंध, कार्बन द्विबंध, कार्बन द्विबंध, कार्बन, यहां ए, यहां बी, यहां ए, यहां बी। क्या खेल खेलेंगे? शॉर्टकट लगाएंगे ना। शॉर्टकट क्या है? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब ये ए बी दोनों समान तल में आ गए। घूर्णन प्रतिबंधित इकाई वो तो दिख ही रही है, टर्मिनल संयोजकता भिन्न वो तो दिख ही रहा है, ए बी। L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा क्या? हाँ आ जाएगा ना। ए से ए की दूरी L1, ए से फिर ए इधर जाऊंगा तो उसकी दूरी L2 अलग अलग आएगी ना, क्योंकि ये तो समान तल में आ गए। तो यहां जीआई होगा।
ये क्या है आपकी ऑड क्यूमुलेटेड एल्कीन है, ऑड क्यूमुलेटेड एल्कीन। सुनते जाओ पहले बस, फिर अभी दिखा दूंगा आपको सब। ऑड क्यूमुलेटेड एल्कीन यानी कि विषम संख्या संचयित एल्कीन है। क्या है? विषम संख्या संचयित एल्कीन है। विषम संख्या क्यों बोला? क्योंकि यहां पर पाइबंद 3 थे, विषम संख्या में थे, पाइबंद 3 थे, विषम संख्या में थे। अब इसको चौड़ में लिख रहा हूं, फिर मैं आपको मॉडल भी दिखा दूंगा, लेकिन पहले चौड़ में आप देखो। ये रहा पहला पाइबंद इस तरह से, और यहां पर जो ए बी आएगा वो इस तरह से आएगा, है ना, हॉरिजॉन्टल, ये पाइबंद वर्टिकल, ठीक है ना। फिर अगला पाइबंद जो आएगा वो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा ना, हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, क्षैतिज, ठीक है ना। फिर जो अगला आएगा कैसा आएगा? फिर से वर्टिकल, इस तरह से, फिर से वर्टिकल, और फिर जो संयोजकता आएंगी वो ए इधर, बी इधर। समझना बात को ध्यान से, बात को समझना। ये पी वाई है, ये भी पी वाई, लेकिन ये पीजेड है। ये जो दिख रहा है ना तुमको, ये पीजेड, कलर चेंज कर दो, ये वाला पीजेड और ये पीजेड है। भाई इसका कार्बन पी वाई इस्तेमाल नहीं कर सकता था इसके साथ, समझ गए, वो पीजेड से बना लिया। अब इसका कार्बन का पी वाई तो फ्री है, उसने थोड़ा ना किसी के साथ बंद बनाया, तो वो पी वाई से वापस बना लेगा, समझ गए। ये वाली संयोजकता और वो वाली संयोजकता एक तल में आ गई, बोर्ड के हॉरिजॉन्टल में, बोर्ड के परपेंडिकुलर, बोर्ड के लंबवत। ये बोर्ड है, इसके लंबवत आ गई। ए से ए की दूरी L1 है, जब मैं ए को इधर लिख दूंगा तब ए से ए की दूरी कैसे आ जाएगी? L2 आ जाएगी। सर ऐसे नहीं आ रहा, पहले इसको छाप लो, और अगर पहले इसको छाप लो फिर मैं आपको मॉडल दिखा रहा हूं, है ना, मैं बना लेता हूं, जब तक आप इसको छाप लो। बहुत आसान है यार, लल्लू चीजें हैं, कुछ भी नहीं है, मैं दिखा रहा हूं आपको। मैं आपको घूर्णन प्रतिबंधित इकाई कैसे आ रही है वो भी दिखाता हूं। मैं आपको ये भी दिखाता हूं कि किस तरह से यहां पर L1 नॉट इक्वल टू L2 आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बना लेता हूं, चल भाई बन गया। आओ जरा देखना, जरा, है ना, मुझे मत देखो, इसको देखो, मेरी शक्ल मत देखना, इसको देखो आप। जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिखा है, आपकी मर्जी तो वर्टिकल से भी चालू कर सकते हो, है ना। देखना जरा, अब इसमें क्या ऐसे दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, ऐसे दिखा रहा हूं। ये वर्टिकल, अगला पाइबंद हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। बात समझ गए क्या? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, समझ गए, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। पहली चीज, क्या ये टर्मिनल संयोजकताएं समान तल में आ गई क्या? दोनों वर्टिकल आ रही हैं, या फिर ऐसे रखता तो हॉरिजॉन्टल, देखना जरा ध्यान से, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, समान तल में आ गई क्या? या तो हॉरिजॉन्टल में रहेंगी दोनों या वर्टिकल में रहेंगी दोनों, समझ गए आप, या तो हॉरिजॉन्टल में रहेंगी या वर्टिकल में रहेंगी, वर्टिकल में आ गई। अब सफेद से सफेद की दूरी कितनी आ रही है? इस सफेद से सफेद की दूरी L1 आ रही है। अगर इसमें सफेद को यहां से हटा के ये तोड़ना पड़ा मुझे, ये मुझे तोड़ना पड़ा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, बात समझ रहे हो तुम। अब सफेद से सफेद की दूरी देख, सफेद से सफेद की दूरी, ये रहा सफेद से सफेद की दूरी, अब L2 हो गई। सफेद से सफेद की दूरी पहले L1 थी, अब L2 हो गई, L1 नॉट इक्वल टू L2। और घूर्णन प्रतिबंधित इकाई तो है ही, ये काम उड़ रहा, ये काम उड़ रहा, देख काम उड़ रहा, नहीं मुड़ रहा ना, ये नहीं मुड़ रहा, उसको तो मैं सही कर दूंगा, उसको छोड़ो, इसको देखो, ये नहीं मुड़ रहा ना, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है। L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ रहा, टर्मिनल संयोजकता भिन्न है, यानी कि ये GI दर्शाएगा। बात समझ गए? मैं उसको सही कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ। समझ गए क्या आप? क्या आप मेरी बात समझ गए? किस तरह से करती है? विषम संख्या में अगर पाइबंद आ जाए, पाइबंद अगर विषम संख्या में तो GI होगा, सम संख्या में संचयित एल्कीन में नहीं होगा, क्योंकि वहां L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पाता, यहां L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाता है। बात समझ गए? मैंने आपको एल्कीन के अंदर GI सिखा दिया, नॉर्मल एल्कीन में तो देख ही पा रहे हो आप, L1 नॉट इक्वल टू L2, अरे वो तो लल्लू था ना ये वाला, ये नॉर्मल एल्कीन में तो देख ही पा रहे हो ना, उसमें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। कहने का मतलब यह है कि टर्मिनल संयोजकताएं जो है वो समान तल में आ जाए, वो कैसे आएगी? ऐसे। आपको ये सब लफड़ा नहीं पालना, आपको तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कर लेना है, लेकिन बस लगातार पाइबंद आने चाहिए। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि ऐसे करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, बस खत्म, इतनी से करना था आपको। आपको ज्यामितियां पता होनी चाहिए, योगी होगी बस, ठीक है। तो मैंने आपको एल्कीन के अंदर सिखाई दिया, संचयित एल्कीन में सिखा दिया,
संचयित एल्कीन में जीआई कब होगा वो लिख देता हूं मैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा। संचयित एल्कीन में जीआई, संचयित एल्कीन में जीआई कब होगा, कब होगा बताओ। पहली बात, सम संख्या, सम संख्या किसकी, पाई बंद की होनी चाहिए। सम संख्या संचयित एल्कीन, सम संख्या संचयित एल्कीन कभी जीआई नहीं दर्शाएगी, कभी भी नहीं दर्शाएगी, कभी नहीं दर्शाएगी, कभी भी नहीं दर्शाएगी, उसके जीवन में कभी नहीं दर्शा सकती वो सम संख्या वाली संचयित एल्कीन। विषम संख्या वाली दर्शा सकती है, विषम संख्या संचयित एल्कीन, विषम संख्या संचयित एल्कीन यदि टर्मिनल संयोजकता भिन्न है, टर्मिनल संयोजकता भिन्न है ना, टर्मिनल संयोजकता, टर्मिनल वैलेंसी भिन्न है तो दर्शाएगी, तो दर्शाएगी। समझ गए, ये संचयित एल्कीन की कहानी खत्म। एल्कीन की कहानी खत्म। एल्कीन में तो घूर्णन प्रतिबंधी दिखाई, टर्मिनल संयोजकता भिन्न, L1 नॉट इक्वल टू L2 GI। संचयित में सम संख्या नहीं दिखाएगी, विषम संख्या दिखाएगी, वो भी तब जब टर्मिनल संयोजकता भिन्न होगी। फटाफट छापो उसको। फिर साइक्लो एल्केन की बात करेंगे, वो भी सिखा चुका हूं लेकिन फिर भी एक बार लिखा देता हूं। अलग अलग प्रोफाइल में देखना है, अलग अलग प्रोफाइल में देखना है कि जीआई कैसे होता है। एल्कीन में कैसे होता है दिखा दिया, संचयित एल्कीन में कैसे होता है वो दिखा दिया। अभी बहुत सारे बच रहे हैं, है ना। आज की क्लास में अपन यही देखने वाले हैं कि किसमें कैसे जीआई होता है, ठीक है, किसमें कैसे जीआई होता है वही देखने वाले हैं। लिख लिया होगा। नेक्स्ट है चक्रीय एल्केन में, चक्रीय एल्केन में जीआई। साइक्लो एल्केन में किस तरह से जीआई होता है वो देखो आप, चक्रीय एल्केन में जीआई कैसे होता है वो देखो आप। इसके लिए एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि चक्रीय एल्केन में कोई भी दो sp3 परमाणु पर, ध्यान से सुनना, कोई भी दो sp3, उस वलय के अंदर कोई भी दो sp3 परमाणु हो और उन पर भिन्न संयोजकताएं लगी हो तो वो जीआई दिखा देगा, वरना नहीं दिखाएगा। चक्रीय एल्केन में यदि दो भिन्न sp3 परमाणुओं पर भिन्न संयोजकताएं लगी हों वलय में तो जीआई होगा, तो जीआई होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, उदाहरण से समझेंगे। सारा खेल अपन ने उदाहरण से खेला, देखो सारा खेल अपन ने उदाहरण से खेला है, बात समझना आप। सारा खेल अपन ने किससे खेला है, उदाहरण से खेला है ना, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिखा और यहां पर ए लगा दिया, क्या यहां पर sp3 परमाणु है? हमें क्या क्या चेक करना होता है, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है क्या, हाँ है। क्या टर्मिनल संयोजकता भिन्न है क्या? इस कार्बन पर देखो, ये sp3 कार्बन है, इस पे A और H लगा है, लेकिन बाकियों पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं, इस पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे हैं। दो भिन्न sp3 परमाणु पर दो भिन्न संयोजकता होनी चाहिए। इस पर तो भिन्न है, A और H है, लेकिन इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, कैसे दिखाऊंगा? समझ गए बात, समझ गए क्या? क्या मेरी बात समझ गए क्या आप? हाँ, टर्मिनल संयोजकता भिन्न नहीं है, जीआई नहीं होगा, खत्म खल्लास, कोई टेंशन ही नहीं है। अगला देखो, अभी याद है ऐसे केस कराए थे बहुत सारे, साइक्लो एल्केन वाले केस कराए थे, लेकिन फिर भी कर लो, अच्छा लगेगा आपको। बताओ ये जीआई दर्शा सकता है क्या? बताओ ये जीआई दर्शा सकता है क्या? यहां पर देखो ना आप, यहां पर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, वलय है ना, वलय खुद है। क्या टर्मिनल संयोजकता भिन्न है? नहीं है। यहाँ A और H तो है, लेकिन यहाँ दो X आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए, दो हाइड्रोजन आ गए, दो भिन्न sp3 परमाणुओं पर भिन्न संयोजकता नहीं है, जीआई नहीं होगा। अगला केस देखो, अगला केस देखो ना, यहां A, यहां A। अब बताओ होगा कि नहीं होगा? क्या यहां पे घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है? हाँ है। क्या यहां पे टर्मिनल, मेरे साथ साथ करो तब है मजा, वरना कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्या यहां पे टर्मिनल संयोजकता भिन्न है? किसी दो sp3 परमाणु पर वलय के अंदर दो भिन्न संयोजकता होनी चाहिए तो दो टर्मिनल संयोजकता भिन्न है। क्या ये sp3 है? अरे चार, मतलब
चारों सिग्मा बंद है ना, उसमें क्या है, कोई पाई बंद वाई बंद तो है नहीं। क्या ये sp3 है क्या, देखना जरा, क्या ये sp3 है? हाँ, दो भिन्न sp3 पर दो भिन्न संयोजकता है, टर्मिनल संयोजकता भिन्न है। क्या L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। GI हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। सर L1 नॉट इक्वल टू L2, अले देवताओं इधर देखो, L1 नॉट इक्वल टू L2 कैसे आएगा? ये क्या है, ये क्या है अंकल, ये क्या है? दोनों x समान तरफ है ना, ये x थे है ना, x थोड़ा सा अच्छा से बना लो, x है ना, ये x, ठीक है, ये भी x, दो x समान तरफ, वेज 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 डैश है ना, L1 नॉट इक्वल टू L2, दोनों x आपकी तरफ, L1 एक x आपकी तरफ, एक x आपसे दूर, L2, ठीक है ना। बस वही तो चीज है, वही तो चीज है। इधर देखो यहाँ पे क्या है, वही तो चीज है। देखो दोनों a वेज पर ले लूंगा, आपकी तरफ ले लूंगा, L1 आ जाएगा। एक वेज पर आपकी तरफ, एक आपसे दूर ले लूंगा तो L2 आ जाएगा। L1 नॉट इक्वल टू L2 GI हो जाएगा, है ना। अगर देखो घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, टर्मिनल संयोजकता भिन्न है ना, तो L1 नॉट इक्वल टू L2 आ ही जाएगा चक्रीय एल्केन में, GI हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो, और देखो, सारा खेल एग्जाम्पल का है, सारा खेल एग्जाम्पल का है। यहाँ a आ गया, यहाँ b आ गया, बताओ अब क्या होगा? यहाँ a आ गया, यहाँ b आ गया, अब क्या होगा बताओ? यहाँ a यहाँ b आ गया, क्या होगा बताओ? क्या दो भिन्न sp3 पर है क्या? पहले तो घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है क्या? हाँ है। क्या इस कार्बन पे लगी दो भिन्न, क्या इस कार्बन पे लगी दो भिन्न टर्मिनल संयोजकता भिन्न है? हाँ है। L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा क्या? हाँ जाएगा। दोनों हाइड्रोजन समान तरफ, दोनों हाइड्रोजन भिन्न तरफ, क्या GI हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। क्या GI हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा। और देखो, और देखो, सारा खेल एग्जाम्पल का है। और देखो ना, और देखो, ये अगले पेज पे देखेंगे, अगले पेज पे ये छाप लो आप, छाप ही लिया होगा, पोज करके छापना है, पोज करके छापना है, समय कम है माल ज्यादा है, पोज करके छापना है, समय कम है माल ज्यादा है, ठीक है। आराम से तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ, देख लो, दिखा दिखा के पूरे मॉडल वोडल सब, है ना, कोई ना करेगा वैसा, समझ गए क्या? आओ जरा 5वां एग्जाम्पल देखो, क्या ये GI दिखाएगा क्या? आपको बताना है, क्या ये GI दिखाएगा क्या? आपको बताना है ना। ये x लगा रहा हूं ना, आपको क्या क्या मिल सकता है पता? क्लोरीन हो सकते हैं दोनों x, ब्रोमीन हो सकते हैं, मैथिल हो सकते हैं, एथिल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं आपको एक जनरल केस बता रहा हूं x लगा के। x कोई कार्बन मतलब कार्बनिक यौगिकों का भाग थोड़ी ना है, उसकी जगह आप कोई भी संयोजकता लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, OMe लगा लो, है ना, ब्यूटिल लगा लो, प्रोपिल लगा लो, पेंटिल लगा, कुछ भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी लगा लो ना। मैं तो एक जनरल केस बना के बता रहा हूँ। एक्स ए बी लगाए थे, ए बी कोई कार्बनिक यौगिक में थोड़ा चलता है, ए बी कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, NO2 हो सकता है, समझ गया। 5वां छठा और एक ये ले लो, एक ये ले लो ना, ये x, ये y और ये a, है ना। आपको बताना है कि GI करेंगे कि नहीं करेंगे, GI करेंगे कि नहीं करेंगे। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से देखते रहो, है ना, लॉजिकल क्लास है बहुत ज़्यादा आज की, मतलब नज़र हड्डी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। अलग अलग केस है, कंडीशन है, कब दिखाया कब नहीं दिखाएगा। कंडीशन वो 3 ही है, घूर्णन प्रतिबंधित इकाई, टर्मिनल संयोजकता भिन्न और L1 नॉट इक्वल टू L2। क्या यहाँ पर घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है? हाँ है। इसको और अपन है ना इधर लिखते हैं, है क्या? हाँ है। टर्मिनल संयोजकता भिन्न है क्या? हाँ है। x है और दूसरा हाइड्रोजन है, x है और दूसरा हाइड्रोजन है, दो भिन्न sp3 परमाणुओं पर दो भिन्न संयोजकता जुड़ी है। L1 नॉट इक्वल टू L2 आएगा क्या? आ जाएगा। GI होगा क्या? हो जाएगा। सर L1 नॉट इक्वल टू L2 कैसे आएगा? अरे अभी तो दिखाए थे यार, कितनी बार दिखाना पड़ता है। आओ जरा ये बना लो, ये बना लो, मैंने आपको वो कागज से बना के भी दिखाया था, दोनों कैसे हो सकते हैं। अब यार बार बार बताने में फिर मजा नहीं आता। यहाँ पर x वेज पर आ जाए इस तरह से, समझ रहे हो आप, और h कहाँ आ जाए? डैश पर आ जाए। x वेज पर आ जाए इस तरह से, ठीक है, और h कहाँ आ जाए? ऐसे आ जाए। यहाँ पर x वेज पर आ जाए इस तरह से, और h कहाँ आ जाए? डैश पर आ जाए। और यहाँ पर h वेज पर आ जाए, समझ रहे हो आप, और x कहाँ आ जाए मेरे दोस्त? डैश पर आ जाए। दोनों एक समान तरफ, दोनों आपकी तरफ है, L1
एक x तो आपकी तरफ है, एक x आपसे दूर है, ये वाला दूर है L2, L1 नॉट इक्वल टू L2 है ना, समझ गया। फिर यहां बताओ, यहां सर यहां घूर्णन प्रतिबंधित इकाई तो नजर आ रही है, ये वलय है। टर्मिनल संयोजकता भिन्न है क्या? सर यहां तो इस sp3 पे तो x है और हाइड्रोजन है, इस sp3 पे दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन, और ये तो सर sp2 है। आपने बोला था दो भिन्न sp3, sp2 वाले नहीं बोले थे, तो sp2 को मानना भी नहीं है, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट नहीं होगी, L1 नॉट इक्वल टू L2 नहीं आ पाएगा, GI नहीं हो पाएगा, खत्म भाई। ये A तो इसी तल में रहेगा, बोर्ड के तल में, केवल ये x ऊपर नीचे जा सकता है, डांस कर सकता है, A तो वहीं रहेगा क्योंकि वो तो sp2 है, समतली होगा। तो जब ऊपर होगा तब उससे दूरी, जब नीचे होगा तब उससे दूरी, तो समान होगी ना, L1 नॉट इक्वल टू L2 आ ही नहीं पाएगा। फिर यहां देखो घूर्णन प्रतिबंधित इकाई है, हाँ है। क्या टर्मिनल संयोजकता भिन्न है क्या? क्या टर्मिनल संयोजकता भिन्न? दो भिन्न sp3 ढूंढो, x हाइड्रोजन और ये वाले पे y और हाइड्रोजन है भैया, मिल गई भैया। इसको नहीं देखना भैया, sp2 को नहीं देखना भैया, दो sp3 को देखना भैया, इसको देखूंगा भैया, इसको देखूंगा भैया, इसको देखूंगा और इसको देखूंगा ना। अब क्या होगा, L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। दोनों हाइड्रोजन वेज पर, एक हाइड्रोजन वेज पर एक हाइड्रोजन डैश पर, GI हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा ना, GI हो जाएगा। इसके सापेक्ष हो जाएगा, जरूरी थोड़ा ना सबके सापेक्ष हो, किसी एक के सापेक्ष भी हो रहा है GI हो रहा है, किसी एक के सापेक्ष भी हो रहा है तो GI हो रहा है। समझिए बात को, छापो फटाफट, छापो, छाप लो। मेरे हिसाब से छाप लिया होगा, मेरे हिसाब से छाप लिया होगा। ये था साइक्लो एल्केन में GI, एल्कीन में पढ़ लिया, संचयित एल्कीन में पढ़ लिया, साइक्लो एल्केन में पढ़ लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है साइक्लिक एल्कीन में GI। किसमें? साइक्लिक एल्कीन में GI, यानी कि चक्रीय एल्कीन में ना। साइक्लिक एल्कीन का मतलब चक्रीय एल्कीन में GI। अंग्रेजी और हिंदी में साथ में लिख रहा हूं ताकि आपको तकलीफ परेशानी चिड़चिड़ापन ना हो। GI मतलब ज्यामितीय समानता, ठीक है भैया। आओ जरा, ये तो हेडिंग हो गई तुम्हारी, साइक्लिक एल्कीन में GI। अब साइक्लिक एल्कीन में GI पढ़ने से पहले हमें एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। एक चाचा थे, बेयर चाचा, बेयर चाचा की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी पहले। चाचा बेयर ने क्या बोला साइक्लिक के बारे में, चक्रीय यौगिकों के बारे में, वो पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी, या फिर बेयर कोण तनाव थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? बेयर कोण तनाव थ्योरी, है ना, बेयर कोण तनाव थ्योरी, ठीक है ना। बेयर कोण तनाव थ्योरी हमें देखनी पड़ेगी पहले, क्या होती है बेयर कोण तनाव थ्योरी। पहले हमें बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी के ऊपर विचार करना पड़ेगा, तो ही हम चक्रीय एल्कीन के बारे में कुछ बोल पाएंगे, वरना नहीं बोल पाएंगे। अब सुनना जरा ध्यान से। बेयर ने क्या बोला कि जो चक्रीय यौगिक होते हैं ना, जो चक्रीय यौगिक होते हैं वो अपने कोरेस्पोंडिंग खुली श्रृंखला यौगिकों से कम स्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें कोण तनाव होता है। उनमें क्या होता है? कोण तनाव होता है। बेयर के अनुसार देखो चीजें क्या चल रही है, सुनना जरा ध्यान से। बेयर के अनुसार, बेयर कौन थे? साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, चाचा। बेयर के अनुसार चक्रीय यौगिक अपने खुली श्रृंखला रूप से कम स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? कम स्थायी होते हैं, क्योंकि उनमें कोण तनाव होता है। कोण तनाव होता है मतलब एंगल स्ट्रेन होता है। अरे क्या होता है कोण तनाव, बता दो। अब कोण तनाव क्या होता है, एंगल स्ट्रेन होता क्या है? जो हम बंद कोण सोच रहे हैं किसी के लिए कि भैया sp3 के लिए बंद कोण 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, sp2 के लिए 120 होना चाहिए, sp के लिए 180 होना चाहिए, यानी कि हम जो सोच रहे हैं कि ये आना चाहिए अपेक्षित बंद कोण, अपेक्षित बंद कोण यानी कि एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल। अंग्रेजी भी लिख रहा हूं, हिंदी भी लिख रहा हूं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल, एंगल स्ट्रेन बोलते हैं इसको, एंगल स्ट्रेन, तनाव,
जीवन में क्या है, तनाव बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। अबे जीवन में तो तनाव था, कोणों में भी तनाव आने लग गया। देखो अब आपेक्षिक बंद कोण में से वास्तविक बंद कोण को घटा दोगे ना, वास्तविक 50 तोला वास्तविक है ना। वास्तविक बंद कोण मतलब रियल बॉन्ड एंगल, रियल बॉन्ड एंगल। कोण तनाव क्या होता है मेरे दोस्त, ये होता है आपेक्षिक बंद कोण में से वास्तविक बंद कोण को घटा दो तो आपका एंगल स्ट्रेन निकल के आ जाएगा। कोण में भी तनाव होने लगे, बिल्कुल। आप किसी चीज को कुछ भी जबरदस्ती कर लो, जैसे मैं आपके साथ अभी जबरदस्ती कर रहा हूं, पढ़ाया जा रहा हूं, तो आपको क्या फील हो रहा है, तनाव। अब तनाव फील हो रहा है क्या? अब आप फुल मजे लेके पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऑफलाइन वाली फील आ रही होगी, और तुम बोल रहे हो तनाव आ रहा है। तो कोण तनाव, कोण को जबरदस्ती मोड़ा गया है, इसलिए उसमें क्या आ रहा है, तनाव आ रहा है। कैसे दिखेगा, इसको छाप लो तो बताऊं कैसे दिखेगा, इसको छाप लो तो बताऊं कैसा दिखेगा। फटाफट छापो यार, फटाफट छाप लो। देखो भाई कैसा दिखेगा, देखना जरा। यहां पे लिख रहा हूं मैं यौगिक, ठीक है। यहां पर उनके आपेक्षित बंद कोण, आपेक्षित बंद कोण, ये जो थ्योरी है ये सिर्फ यहीं पे काम नहीं आएगी, ये जीओसी के अंदर भी काम में आएगी, इसलिए पढ़ लो ध्यान से, अगले चैप्टर में भी काम आएगी। वास्तविक बंद कोण, ठीक है। और एक होगा तुम्हारा, यार बहुत दूर हो गया है, इसको यहां से मिटा दो। आपेक्षित बंद कोण, एक होगा तुम्हारा वास्तविक बंद कोण, और फिर आएगा कोण तनाव, फिर आएगा कोण तनाव। अब कोण तनाव क्या पिक्चर है देखना जरा, कोण तनाव क्या पिक्चर है वो देखो जरा। ऐसी टेबल बना लो एक अच्छी सी सुंदर सी, है ना। कोण तनाव क्या होता है, कैसे आता है पिक्चर में देखना जरा। ये 5 सदस्य की और ये 6 सदस्य की बना दी, 3 4 5 और 6 सदस्य की वलय बनाई। अच्छा, ये जो 3 सदस्य की वलय है इसमें सभी कार्बन के परमाणुओं का संकरण sp3 है क्या, sp3। और अगर sp3 है तो बंद कोण कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। इसका भी, इसका भी, इसका भी, सबका sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट। इसी तरह से इसमें भी देख लो आप, सारे कार्बन का संकरण कैसा है। सर यहां तो 2 ही संयोजकता दिख रही है, 2 का है। वो लाओ यार रस्सी लाओ, रस्सी में लटक जाता हूं यहीं पे। अब 2 संयोजकता तो ये है, 2 हाइड्रोजन से पूर्ण हो रही होगी ना मेरे दोस्त, अंकल मुक्का मार दूंगा मैं। तो ये 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। इसी तरह से यहां पर भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, और यहां पर भी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। कायदे से तो, कायदा तो ये कहता है sp3 109 डिग्री होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये मुड़ा हुआ है, क्या लगता है आपको ये बंद कोण कितना होगा, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। वास्तविक बंद कोण आ रहा है 60 डिग्री। 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, आ कितना रहा है, 60 डिग्री। यानी कि तुमने जबरदस्ती कितने कर, सर हमने थोड़ा जबरदस्ती कर रखी है, अरे किसी ने तो करी होगी। तो किसी ने जो जबरदस्ती करी है, कितने डिग्री की जबरदस्ती करी है, 49 डिग्री 28 मिनट। सर कैसे, अबे घटा के देख ले सर, वही तो नहीं आता। 100 रुपए में से 60 रुपए घटाओ, 40 रुपए, और 9 रुपए और जोड़ दो, 49 रुपए 28 मिनट, ठीक है। अभी 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, लेकिन यहां बंद कोण कितना रहा है, 90 डिग्री दिख ही रहा होगा। यानी कि इस समय कितने डिग्री का तनाव है, जबरदस्ती 19 डिग्री 28 मिनट की है। इसमें कितना होना चाहिए, 108 डिग्री, मतलब इसका 108 डिग्री आ रहा है। इसमें कितने डिग्री का तनाव है, 1 डिग्री 28 मिनट की इसके साथ जबरदस्ती की गई है। और इसका लगभग 109 डिग्री ही होता है, इसका लगभग 109 डिग्री होता है, इसलिए इसमें 0 डिग्री का तनाव होता है लगभग। साइक्लोहेक्सेन के अंदर लगभग 0 डिग्री का तनाव होता है। बात समझ गए। इनमें तनाव इस तरह के आ रहे हैं। आपेक्षिक बंद कोण ये थे, वास्तविक बंद कोण ये है, दोनों को घटाया, कोण तनाव निकल के सामने आ गए। अब कोण तनाव क्या है, जबरदस्ती है। कोण तनाव क्या है, जबरदस्ती। किसी में कोण तनाव है, किसी में तनाव है, तो कैसा तंदुरुस्त फील करेगा क्या,
नहीं फील करेगा। कैसा फील करेगा? अस्थायी फील करेगा। जितना ज्यादा कोण तनाव होगा उतना ज्यादा यौगिक अस्थायी होगा, और जितना ज्यादा यौगिक अस्थायी होता है अपने आप को स्थायी करने के लिए वो क्रिया करता है, किसी के साथ रिएक्शन करता है, वो उतना ज्यादा क्रियाशील होता है। बात समझ गए क्या? तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, इस बात को मैं यहां लिख देता हूं कि कोण तनाव जितना अधिक होगा यौगिक उतना ज्यादा अस्थायी होगा और उतना ज्यादा क्रियाशील भी होगा, है ना। जितना ज्यादा कोण तनाव होगा यौगिक उतना ज्यादा अस्थायी होगा, उतना ज्यादा क्रियाशील भी होगा। बात समझ गए क्या? एक बात तो ये हो गई भैया, एक बात तो भैया ये हो गई तुम्हारी, ये हो गई। ये लो, कोण तनाव जितना अधिक उतना ज्यादा तुम्हारा अस्थायी, उतना ज्यादा क्रियाशील। एक तो ये होगी। एक अगर मैं वलय के स्थायी क्रम को लिखूं, ये 4 आइटम मैंने लिखे, इनके स्थायी क्रम को लिखूं, यहां लिख देता हूं ना, वलय के स्थायी को लिखूं तो सबसे ज्यादा स्थायी वलय कौन सी होगी? 6 सदस्य वाली, उसमें कोई तनाव नहीं, फिर 5, फिर 4, फिर तो 6 वाली वलय 5 वाली से ज्यादा स्थायी होती है। 5 और 7 में लगभग समान तनाव होता है, फिर 4 और फिर 3, ये क्रम रहता है, ये क्रम रहता है। बात समझ गए क्या? वलय के स्थायी का क्रम ये रहता है, 6 सदस्य, फिर 5, फिर 7, फिर 4। अरे तो क्यों पढ़ा रहा है ये यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यों पढ़ा रहा है? अरे बताऊंगा ना यार, नाराज क्यों हो रहा है? नाराज मत हो, मैं बता रहा हूँ क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे। अभी इसका चक्रीय एल्केन में इस्तेमाल होगा। नाराज मत हो तू, ऐसे इसे नाराज नहीं होते मुन्ना, नाराज नहीं होते, है ना। छाप ले इसको। वलय कौन सी सबसे ज्यादा स्थायी है? पहले 6 वाली, फिर 5 वाली, फिर 4 वाली, फिर 3 वाली। जितना ज्यादा कोण तनाव होगा उतना ज्यादा अस्थायी होगी, उतनी ज्यादा क्रियाशील होगी, वो बात लिख दी। जितना ज्यादा कोण तनाव होगा उतना स्थायी कम होगा। वलय का स्थायी 6 वाली 5 वाली से ज्यादा, 5 वाली 4 वाली से ज्यादा, 4 वाली 3 वाली से ज्यादा। लिख लिया गया? पोज करके लिखना है, पोज करके लिखना है। कैसे लिखना है? पोज करके लिखना है। कैसे लिखना है? पोज करके लिखना है। क्या लिख लिया आप लोगों ने? हाँ, क्या आगे बढ़ सकते हैं? हाँ बढ़ो 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 सर, आगे बढ़ो। आओ फिर चक्रीय एल्कीन में पढ़ रहे थे अपन, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? चक्रीय एल्कीन में जीआई, चक्रीय एल्कीन में ज्यामितीय समानता कैसे होगा वो पढ़ रहे थे ना अपन लोग। क्या होगा ये? अब बैक कैसे जाऊंगा मैं अब, हैं? आ गया। थोड़ा सा क्या है कि ये टेक्निकली मैं स्ट्रॉन्ग होता जा रहा हूं। चक्रीय एल्कीन में जीआई, चक्रीय एल्कीन में जीआई कैसे होगा देखो जरा, देखना जरा ध्यान से। 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य, ये 6 सदस्य, और ये तुम्हारी है 7 सदस्य। 3, 4, 5, 6 और 7। सुनना जरा ध्यान से, सारा खेल ध्यान का है। ध्यान हटा और सब कुछ भटका। 3 से लेकर 7 तक 3 सदस्य, 4 सदस्य, 5 सदस्य, 6 सदस्य, 7 सदस्य। 3 से लेकर 7 सदस्य तक, सुनना ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं वर्ड है, सारे वर्ड सब कीमती है। हाँ सुन रहे हैं। 3 से लेकर 7 सदस्य तक चक्रीय एल्कीन में, अब जो बोलने जा रहा हूं सुनना, 3 से लेकर 7 सदस्य तक चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई नहीं होता। क्या बोल दिया भाई? 3 से 7 सदस्य तक चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष, एल्कीन के सापेक्ष जीआई नहीं होता। क्योंकि, क्यों नहीं होता तुम्हारे मन में चल रहा होगा, क्योंकि इसके ट्रांस रूप को नहीं बनाया जा सकता। क्योंकि, क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि उसमें कोण तनाव अधिक होता है। कोण तनाव
अधिक होता है। समझ गए क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो है वो क्या है, जो गहरी बात है यहां पर, वो गहरी बात क्या है? एल्कीन के सापेक्ष। चक्रीय एल्कीन तो दिखा सकती है, लेकिन एल्कीन के सापेक्ष की बात चल रही है। ये सब सिस रूप है, दिखाऊं कैसे? देखना जरा, ये सब सिस रूप कैसे हैं वो देखना। जैसे यहां पर ये कार्बन इधर, ये कार्बन इधर है, मतलब संयोजकता इधर जा रही है, तो अगला हाइड्रोजन यहां पर, अगला हाइड्रोजन, भाई कार्बन sp2, ये sp2 है ना। sp2 कैसा होता है? त्रिकोणीय समतलीय, पंखे जैसी शेप होती है। दो पंखुड़ियां अगर उधर गई तो तीसरी अपोजिट में जाएगी। ऐसी पंखुड़ी, एक पंखुड़ी इधर, एक पंखुड़ी इधर जाएगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, दोनों हाइड्रोजन समान तरफ, यानी कि सिस है। इसका ट्रांस रूप में नहीं बना सकता, मैं चाहता तो हूं बनाना, लेकिन उसमें इतना ज्यादा कोण तनाव होगा माय डियर, इतना ज्यादा कोण तनाव होगा माय डियर, इतना ज्यादा कोण तनाव होगा माय डियर, कि वो बन ही नहीं पाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जिस संरचना को आप बनाना चाहते हैं वो अभी अनुपस्थित है, वो मतलब वो बोलता ना फोन में आता है, उपस्थित नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। 3 से लेकर 7 सदस्य तक, तो फिर कब करेगी? 8 से करेगी ना। दिखाता हूं 8 में कैसे होगा, और 8 को देख के आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इनमें इसका ट्रांस रूप क्यों नहीं बना सकते थे, वो भी समझ में आ जाएगा। 3 से 7 सदस्य तक जीआई नहीं होगा एल्कीन के सापेक्ष। आओ जरा पोज करके लिखा करो बे, है ना। 8 सदस्य वाली बता रहा हूं, 8 सदस्य वाली कैसी होगी। 8 सदस्य वाली देखो ना, 8 सदस्य वाली देखो, 8 सदस्य वाली में कैसे हो रहा होगा। एक तो बनेगी ये, देखना जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, ये कौन सा रूप होगा? सिस रूप होगा, दोनों हाइड्रोजन समान तरफ आ रहे हैं। इसका ट्रांस रूप देखना जरा कैसा बनेगा, इसका ट्रांस रूप देखो ना, ये रहा इसका ट्रांस रूप। ये जो पीछे मैंने डेड डैश बनाया ना, ये त्रिविमीय संरचना है, ये द्विबंध तो आगे आता हुआ है, वो पीछे है, मतलब यहां कोई कार्बन नहीं है बीच में, यहां कार्बन नहीं है, वो पीछे की तरफ गया हुआ है, वो पीछे बंद बना हुआ है इस कार्बन के और उस कार्बन के बीच में। अरे इसको ऐसे निचोड़ दिया टावल की तरह, ऐसे टावल की तरह निचोड़ दिया। अब इसमें जो हाइड्रोजन होगा, एक पंखुड़ी इधर, एक पंखुड़ी इधर, एक पंखुड़ी इधर चली जाएगी, एक इधर, एक इधर, एक पंखुड़ी इधर चली जाएगी, दोनों हाइड्रोजन इस पाइबंद के सापेक्ष में विपरीत दिशा में आ गए, ट्रांस होगा। कैसे होगा सर? 8 कार्बन है क्या ये? देखो ना यार, तुम गिन लो ना यार, उसमें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है, पाइबंद के सापेक्ष इस वो ट्रांस, ये 8 कार्बन है। अब तुम देखो इसमें ही 5 कार्बन की वैल्यू बन गई, उसमें कोण तनाव आता था, वो तो sp3 था, ये तो sp2 है, और ज्यादा कोण तनाव आएगा। 120 में से घटाओगे ना आप एंगल को, तो 5 सदस्य में भी लफड़ा है, मतलब 8 सदस्य में भी ये जो ट्रांस रूप बनाया उसमें भी लफड़ा है। तो 7 वाले की कैसे बन जाएगी, 6 वाले की कैसे बन जाएगी, 5 वाले की कैसे बन जाएगी? तो उनके ट्रांस रूप नहीं बन पाते क्योंकि उसमें कोण तनाव बहुत ज्यादा होता है। ये है सिस, वो है ट्रांस। 8 सदस्य से चालू होता है चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई, किसके सापेक्ष? एल्कीन के सापेक्ष जीआई होना। समझ गए आप? एल्कीन के सापेक्ष जीआई होना। अब एक और बात, 8 से 11 सदस्य तक सिस रूप जो है वो ट्रांस रूप से ज्यादा स्थायी होता है। स्थायी की बात चल रही है, दिख ही रहा होगा आपको क्योंकि कोण तनाव है। 11 सदस्य के बाद ट्रांस रूप जो होता है वो सिस रूप से ज्यादा स्थायी होता है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है ना, कभी कभी पूछ लेता है, तो बता दिया मैंने आपको। 8 से 11 सदस्य तक तो सिस से ज्यादा ट्रांस होता है, 11 से ऊपर ट्रांस से ज्यादा सिस। रीजन क्या है? कोण तनाव। रीजन क्या है? कोण तनाव। क्लियर है? चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई कैसे होगा, बात समझ में आ गई क्या? चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई कैसे होगा, बात समझ में आ गई क्या? चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई कैसे होगा, बात समझ में आ गई? पोज करके नोट कर लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जितना पढ़ाया उसके ऊपर, जितना मैंने पढ़ाया है उसके ऊपर। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपसे कोई चीज नहीं हो पा रही कोई दिक्कत नहीं है, अब सीख लिया अब होनी चाहिए, अब सीख लिया अब होनी चाहिए, है ना। आप ऐसा मत सोचो कि मेरे से नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अब होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है कि अब होना चाहिए, है ना। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 1, सुनते रहना, सुनते रहना।
जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और फिर आंसर करें। जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। मैंने आपको एल्कीन में दिखाया, संचयित एल्कीन में दिखाया, चक्रीय एल्कीन में दिखाया, चक्रीय एल्कीन में दिखाया। मैं पूछ रहा हूं आपसे जीआई दिखाने के लिए कितने कार्बन चाहिए मिनिमम, न्यूनतम। पोज करो, सोचो, पोज करो, जितनी देर तक कर सकते हो उतनी देर तक कर लो, कोई लिमिट थोड़ी ना पोज की, लेकिन खुद से करो, सोच के करो। मैं आपको आंसर बता देता हूं, पोज करके आपने सॉल्व कर लिया होगा। पोज करके ही करना था, ऐसे तो मैं रुका ही रहूंगा, शाम तक रुका रहूंगा, मतलब क्या निकलेगा। तो आंसर है 0, एक भी कार्बन नहीं चाहिए। क्या बात कर दी गुरुजी, और क्या प्रूफ करके बता रहा हूं। इसका दूसरा रूप भी बना देता हूं ना, अच्छा लगेगा। लोन पेयर इधर, लोन पेयर इधर, हाइड्रोजन इधर, हाइड्रोजन इधर, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन समान तरफ सिस, दोनों हाइड्रोजन विपरीत तरफ ट्रांस। क्या कार्बन की जरूरत पड़ेगी रे। गुणन प्रतिबंधित इकाई है, टर्मिनल संयोजकता भिन्न है। लोन पेयर को भी एक भिन्न संयोजकता माना जाता है, टर्मिनल संयोजकता भिन्न है। L1 नॉट इक्वल टू L2 आ जाएगा, जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एल्कीन में जीआई दर्शाने के लिए, एल्कीन में जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। अब बात चल रही है एल्कीन की, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। एल्केन, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन कुछ भी लिखा है तो इसका मतलब उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फलाना ढीकना कुछ भी नहीं लगा सकते। केवल क्या होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए। बात समझ गए। बताओ जरा, एल्कीन में जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। एल्कीन में जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए, बताओ जरा। पोज करके करना था भाई। सॉल्यूशन है 4। कितने चाहिए, 4। कैसे, कार्बन द्विबंध कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मेथिल, मेथिल। भाई कार्बन हाइड्रोजन का जुगाड़ तो ऐसे ही हो सकता है, एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया, एक तरफ मेथिल, हाइड्रोजन मेथिल, दोनों मेथिल एक तरफ से, इसका दूसरा रूप ट्रांस बन सकता है। कोई इसके अलावा इस्तेमाल नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने क्या इस्तेमाल किया, कार्बन और हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया, और ये एल्कीन की बात चल रही थी तो ऐसे कर लिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जरा। साइक्लोएल्केन, चक्रीय एल्केन में जीआई दर्शाने के लिए, साइक्लोएल्केन में जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन की जरूरत होगी। न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए, न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए, बताओ जरा। पोज करके बताना है भाई, पोज करके बताना है। साइक्लोएल्केन में जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। पोज करके सॉल्व करो, चाहे रात भर तक करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन करना पोज करके ही है। साइक्लोएल्केन में जीआई दर्शाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, आओ जरा बता देता हूं। 5 से काम चल जाएगा। साइक्लोएल्केन की बात चल रही है, चक्रीय वाले कितने की बनती है, चक्रीय बनाना ना, चक्रीय एल्केन 3 कार्बन से कम तो नहीं बन सकती। 3 कार्बन तो उसमें चले गए, 3 कार्बन तो उसमें चले गए। और क्योंकि एल्केन की बात कर रहे हैं तो हम कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ ले भी ना सकते। अब चक्रीय एल्केन में जीआई दर्शाने के लिए 2 भिन्न sp3 पर 2 भिन्न यौगिक होने चाहिए। तो एक मेथिल यहां लगा दो, एक यहां लगा दो, एक तो मेथिल हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, एक मेथिल एक हाइड्रोजन हो जाएगा, जीआई दिखा देगा। दोनों मेथिल सेम तरफ से, दोनों मेथिल विपरीत तरफ ट्रांस हो जाएगा। लो भैया 5 आ गो आंसर, कहा गो 5 आ गो। अगला क्वेश्चन, चक्रीय एल्कीन में, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, चक्रीय एल्कीन में जीआई दिखाने के लिए या जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए, न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए, तो अभी पढ़ाया अपन ने, न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। चक्रीय एल्कीन में जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए। पोज करके करना है, पोज करके, समझ गए। पोज करके क्वेश्चन को करना है, अपनी मर्जी से क्वेश्चन को नहीं करना है, पोज करके क्वेश्चन को करना है। चक्रीय एल्कीन में जीआई दर्शाने के लिए न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए।
क्या आप लोगों ने पोस्ट करके करा? और मुझे पता है कि आपने आंसर दिया होगा 8। अरे हमारा एक्सपीरियंस है भाई, आपने आंसर दिया होगा 8। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको क्या बोला था, इसको ध्यान से पढ़ लेना। 3 से 7 सदस्य तक चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष। और मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, चक्रीय एल्कीन में जीआई मैंने कहीं लिखा क्या एल्कीन के सापेक्ष? नहीं। मैंने लिखा क्या? नहीं। मैं लूंगा 4 कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन के जुगाड़ से कुछ ना होगा। 4 कार्बन ले लिया, द्विबंध ले लिया, सर ये तो दिखाएगी नहीं, कर लो आप कोशिश। इस पे 2 भिन्न sp3 कार्बन पर यहां मेथिल लगा दूंगा, तो ये मेथिल हाइड्रोजन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे पिछले वाला आपको आसान लगने लग जाएगा। अब आपको वो संचयित एल्कीन वगैरह सब सिंपल लगने लग जाएगी। हाँ कैसे होता था उसमें, यही समझना। इस कार्बन को देखो, इस पे मेथिल लगाया, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन भी है, ये दोनों sp3 कार्बन तो दिखा सकते हैं जीआई। मैंने कहीं थोड़ा लिखा है कि एल्कीन के सापेक्ष दिखाना है? क्या मैंने कहीं लिखा है क्या एल्कीन के सापेक्ष दिखाना है? नहीं। कितने कार्बन से काम चल गया? 6 से चल गया। चक्रीय एल्कीन भी है ये, और ये जीआई भी दिखा रही है। मैंने कहीं तो नहीं लिखा एल्कीन के सापेक्ष। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चक्रीय एल्कीन में क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना। चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष, कोई बात नहीं, गलत हुआ कोई दिक्कत नहीं है। गलत हुआ इससे ये पता चला कि आपने कोशिश करी, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जीत भी नहीं होती। 50-50 बराबर बराबर चांस थे। 50% तो आप जीत ही चुके हो, 50% बाकी है, वो आगे जीत ही लेंगे। चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई दर्शाने के लिए, अब तो समझ ही गए होंगे, न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए? न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए? हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूं पूरा। न्यूनतम कितने कार्बन चाहिए देख रहे हो तुम? एक भी चीज लिखी लिखाई न ला, है ना, हाथ से लिख के पढ़ा रहा हूं, समय दे रहा हूं। चक्रीय एल्कीन में एल्कीन के सापेक्ष जीआई दर्शाने के लिए, अब लिखा है एल्कीन के सापेक्ष, पहले ना लिखो तो अब लिखो है। अब तो खेद दे, अब तो चीख चीख के आंसर बोल लो। वो क्या बोल लो है? सर 8 आएगा गुरुजी, 8 आएगा। और कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे। कैसे देखोगे गुरुजी? ऐसे देखोगे। ये शेष है, इसका वो दूसरा बना लो, ट्रांस बन जाएगा। सही बोल लो है, 8 आएगा आंसर। सही बोल लो है, एल्कीन के सापेक्ष 8 कार्बन चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अभी भी 2 केस हमें पढ़ने हैं। एक तो है स्पाइरेन और एक है बहुफेनिल वाला। स्पाइरेन और बहुफेनिल में किस तरह से जीआई होता है वो भी बताना है। लेकिन आप फिर क्या रोने लग जाते हो कि सर इतनी लंबी क्लास क्यों ले रहे हो, है ना, तो इसलिए क्या मुझे छोड़ना पड़ेगा, है ना, और बाकी अगली क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, वरना मैं नहीं चाहता। और अगर आपको लगता है कि मैं पढ़ा सकता था तो आप है ना बता देना, ताकि मैं अगली क्लास को उसी तरह से थोड़ा सा खींच लूँ, है ना। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। एक क्लास और लगेगी पूरी जीआई पढ़ने में। कोशिश तो ये करूँगा कि अगली क्लास में जीआई खत्म हो जाए, कोशिश रहेगी। बाकी पक्का वादा तो नहीं कर सकता, है ना, क्योंकि मैं तो भरपूर तरीके से पढ़ाऊँगा, चाहे मुझे फिर एक्स्ट्रा क्लास ही क्यों ना लेनी पड़ जाए। बात समझ गए क्या आप, है ना। मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाने का, और आपका काम क्या है? ईमानदारी से पढ़ने का मेरे दोस्त। तो आज इतना ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर से निकल जाएगा, फिर रोने लगोगे। लेकिन इस लेक्चर को रिवाइज करके बैठना, तो ही अगला लेक्चर समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ध्यान रख लेना, हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है। देखो मेरे को पपोलना नहीं है आपको, ना आपको मुझे पपोलना है ना। पपोलना खेलने नहीं आया अपन यहाँ पे। आपको आपके सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए, और मुझे आपके सिलेक्शन से मतलब होना चाहिए। मैं आपको कंटेंट इसलिए दे रहा हूँ ताकि मेरी तरफ से सिलेक्शन में आपकी कोई कमी ना रह जाए। और आपको ये नहीं बोलना है कि इतना क्यों पढ़ा रहे हो, इतना क्यों पढ़ा रहे हो। अब जो आता है वही तो पढ़ा रहा हूँ। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रही है बात? सोच के देखो, तुम्हें अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? कोई तुम पहली बार तो पढ़ना रहे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें दूसरे 11वीं 12वीं वाले भी देखते हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा। मैं उनके लिए कह रहा हूं जो मतलब 11वीं 12वीं पास कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं, और किसी कारणवश उनका नहीं हो पाया,
तो मेरा देखो, मेरा लगाव तुमसे ज़्यादा है ना, हिंदी माध्यम के बच्चों से बहुत लगाव है, इसलिए मैं क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आगे बढ़ो और मेहनती भी होते हो, सब कुछ होते हो, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो गया है यार। और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। आप ये समय वमय मत देखो, कितना देखोगे, कब तक करो, मतलब आप खुद सोचो ना, इस साल कर लो ना यार, ताकि अगले साल नहीं करना पड़े। तुम खुद सोचो कि तुम्हें मतलब अच्छा लग रहा है क्या ये सब करके, अगली बार नहीं पढ़ना पड़े तो इस साल ही पढ़ लो ना, थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लो। एक बार तो करनी पड़ेगी ना जीवन में, ये तो समझ आ ही गया होगा कि यार अगर उस समय कर लेते तो यार कितना सही था। दोबारा दोबारा पढ़ने में चीजों को मजा नहीं आता है, ये ध्यान रख लेना। एक बार पढ़ने में जो मजा है, एक बार सीखने में जो मजा है ना, वो दोबारा सीखने में नहीं है। फिर ऐसा लगने लग जाता है, बोरिंग सा लगने लग जाता है। कोई चीज तुम नई चीज पढ़ते हो तो एक उसके लिए मतलब जिज्ञासा रहती है जानने के लिए, और कोई चीज पहले से आती है, अरे चल चल आगे चल, ऐसा रहता है ना फिर। और फिर वो जो चल चल आगे चल वाली बात होती है ना, उसमें आदमी निपट जाता है, क्योंकि वो तो नेतागिरी में आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, फिर है फिर वो फिर है। फिर देखो बुरा लग रहा होगा ये जो मैं कड़वी बातें बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप मुझको नापसंद करने लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे सिर्फ आपके सिलेक्शन से मतलब है, और वो सिलेक्शन से इसलिए मतलब है क्योंकि उसमें मेरा फायदा है। आपका सिलेक्शन होगा, मेरी तरक्की होगी, मेरा नाम होगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मैं महंगी गाड़ी में घूम पाऊंगा, सीधी बात है। तो मैं तो सेल्फिश आदमी हूं, आपके सिलेक्शन में मेरा स्वार्थ छिपा है, इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा। अब आपको सोचना है कि आपको मेहनत करनी है आपके लिए या नहीं, सीधी बात। अब अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी इतनी लंबी क्लास लिए हो तो कुछ तो बनता है तुम्हारे लिए, है ना। और जरा देखते हैं कुछ नया है क्या आज तुम्हारे लिए कुछ। हाँ ये सुनना जरा, ये भी अच्छा है ना, आम आदमी से जुड़ा हुआ सुनना, मतलब सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि जोक भी सतर्क वाला है आज, ठीक है ना। दुनिया का सबसे सतर्क आदमी वो होता है जो टॉयलेट में बैठने से पहले नल की टोटी चला के देख लेता है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये बहुत जरूरी है भाई, समझ रहे हो ना, धोखा हो जाता है फिर। तो हमेशा सतर्क रहे, टोटी वोटी चेक कर लिया करो, पानी आ रहा नहीं आ रहा, वरना दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बस अच्छे से रिवाइज करके आना है इस लेक्चर को, ठीक है ना। और बुरा मत मानना, मैं आप ही के भले के लिए बोल रहा था, मेरा कोई मतलब नहीं है, आपका भला सबका भला, ठीक है ना। धन्यवाद।